मिलती रहती है, फॉर एग्जाम्पल बोन्स और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. बट when we talk about the सिक्योरिटीज जिनके ऊपर हमें रेगुलरली इनकम नहीं मिल रही है, दैट इज इक्विटी. जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी को रेजिडुअली इनकम मिलती है ना, तो इक्विटी हमारी कौन सी सिक्योरिटी है? वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी है, दैट इज नॉट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी. तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पे जो रिटर्न मिलेगी दैट इज अनदर थिंग, लेकिन जो वेरिएबल पे मिलेगी दैट इज अनदर थिंग. और हमें ये भी देखना है कि हमारे में किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी में कितना प्रोपोर्शन मैंने डाला हुआ है. आई हैव 6,000 रुपीज विद मी. वो 6,000 रुपीज में किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर रही हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 6,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, उनमें से इक्विटी शेयर्स जो है वो मैंने 5,000 के ले लिए, 1,000 के मैंने सिर्फ डिवेंचर्स रखे हुए हैं, बिकॉज आई एम अ person who can take risk. I'm a risk taker. I'm not a risk averse person. तो मैं रिस्क ले सकती हूँ, that is why I have invested in equity, for example. बट अगर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर देती हूँ और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में कम इन्वेस्ट करती हूँ और रिटर्न इनकी कैलकुलेट करती हूँ बिना इनके प्रोपोर्शन को ध्यान में रखे, क्या वो सही कैलकुलेशन होगी? आई वुड से नो, क्योंकि आपने उनका वेट या उनका प्रोपोर्शन ही ध्यान में नहीं रखा. आपने ये तो बोल दिया कि हाँ मेरे को इतने परसेंट इससे मिल रही थी, इतने परसेंट इससे मैंने ऐड कर दी, टोटल रिटर्न मेरी आ गई. बट वो जो इतने परसेंट फिक्स्ड पे मिल रही है उसमें रिस्क भी तो कम है. उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, कि टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने वो लिया है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, या फिर कैसे रिडीमेबल वैल्यू क्या है, उस सब चीजों पे वो डिपेंड करता है. इसीलिए जब भी हम पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालते हैं तो हम उसका प्रोपोर्शन, फंड्स में आपने कितना प्रोपोर्शन किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी का रखा है वो कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, द प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स या फिर वेट हम उसको बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इन्वेस्टर है जिसने 40% ऑफ हिज फंड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करे एंड 60% जो फंड्स थे वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे. मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स में उसने 60% इन्वेस्ट किया अपने फंड्स का और 40% उसने इन्वेस्ट किया इक्विटी में. दैट इज नॉन फिक्स्ड, जो फिक्स नहीं होते, वेरिएबल सिक्योरिटीज होती है, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज होती है. तो उसका जो पोर्टफोलियो का वेट है अब कितना होगा इक्विटी शेयर के लिए, तो वो कितना हो जाएगा 0.40. और अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो 0.60 के फंड्स को उसने 60% इधर 40% इधर डिवाइड किया है. तो 0.60 जो है वो बॉन्ड्स के लिए वेट और 0.40 जो है वो इक्विटी के लिए वेट. अब ये वेट को भी तो आपने कहीं ना कहीं कंसिडर करना है जब हमने प्रोबेबिलिटी कंसिडर करी है एक्सपेक्टेड में. तो यहाँ पे भी वही करना है बस, कि जब रिटर्न निकालनी होगी, जैसे इन्होंने बोला इफ द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर इज 15% और बॉन्ड पे जो रिटर्न है दैट इज 10%, तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, 0.40 जो कि इक्विटी का प्रोपोर्शन था, वेट था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्विटी पे जो हमें रिटर्न मिल रही है दैट इज 15%, उसके वेट या प्रोपोर्शन का उससे मिलने वाली एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट वुड बी टोटल जो एक्चुअल हमारी रियल रिटर्न आ सकती है, दैट वुड बी दैट. प्लस फिर दूसरा भी तो उसने लिया है ना सिक्योरिटी का टाइप, दैट इज बॉन्ड, तो बॉन्ड का भी ऐसे ही करेंगे. बॉन्ड हमारे पास कितना उसने कहा है कि 0.6 जो है प्रोपोर्शन वो रख रहा है और 10% उस पर रिटर्न मिलेगी. जब इसको ऐड करेंगे 12% विल बी द आंसर. अगर आप नॉर्मली देखें तो कितना 10% ये 15% ये, एवरेज निकालते भी तो कितना निकलता, एवरेज कितना निकलता 12.5 समथिंग, है ना. तो 12, लेकिन रियल रिटर्न इज 12%, क्योंकि जो 0.5 एक्स्ट्रा आ रहा है दैट इज बिकॉज वी हैवंट कंसीडर्ड द प्रोपोर्शंस, कि इसका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के अपने भी कुछ ड्रॉबैक्स होते होंगे ना, तो वो वाली चीजें हमने कंसीडर नहीं करी है. सो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप रिटर्न निकाल रहे हो पोर्टफोलियो की, तो आपने प्रोपोर्शन या वेट को ध्यान में रखना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? Am I making any sense for you? ओके देन आगे बढ़ते हैं. इसमें आपका फॉर्मूला इज पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू इज वेट, जो हमने वेट असाइन किया है प्रोपोर्शन के बेसिस पे, आर आई इज रिटर्न. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और एन इज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अगर डब्ल्यू आर जो है वो उतनी बार समेशन करोगे आप आई से लेके एन तक.
एन तक मतलब जितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हैं, अगर 5 सिक्योरिटीज हैं तो पांचों को प्लस करोगे, 6 सिक्योरिटीज हैं तो 6 की 6 को प्लस करोगे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट, इसकी इलस्ट्रेशंस भी दी हुई है। इसकी इलस्ट्रेशन अगर आप चाहो तो हम कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में बच्चे क्लियरली, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्लियरली आपको 10% 15% बोली हुई थी कि आपकी रिटर्न है ना, और इतना प्रोपोर्शन उसने लिया हुआ था, तो हमने उसको नॉर्मली सॉल्व कर दिया। बट अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कंडीशंस हैं, रिसेशन आने का, नॉर्मल मार्केट होने का, बूम होने का, और प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है, और उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड भी दिया हुआ है, इन के मार्केट की कंडीशन अच्छे होने पे इक्विटी पे इतना रिटर्न है, बॉन्ड्स पे इतना रिटर्न है, और इसके साथ साथ हमें प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। इसका मतलब रिटर्न्स जो है वो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है। हमने क्या करना है, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालनी है, वो तो हमें मार्केट की कंडीशन के हिसाब से उन्होंने दी हुई है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी दे दी है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले निकालोगे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए सेम चीज जो हम कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी और रिटर्न की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विटी की निकल जाएगी, ऐसे ही बॉन्ड की निकल जाएगी, फिर उनके वेट के साथ उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है टोटल रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकल जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, और इसमें लास्ट में भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फाइंड आउट, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एक सेकेंड, सॉरी। ओके, विजिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिए, उसके बाद सपोज करिए एक इन्वेस्टर है जिसने 20,000 रुपए लगाए हैं, और उसने इक्विटी शेयर्स में 14,000 रुपए लगाए हैं, और बॉन्ड्स में 6,000 रुपए लगाए हैं। उसके बेसिस पे आप निकाले रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। तो ये जो 14,000 और 6,000 दिया है, दैट इज फॉर द प्रोपोर्शन, कि कितना प्रोपोर्शन उसने कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा है अपनी इनकम का, वो उसको बताने के लिए दिया गया है क्वेश्चन के एंड में। तो पहले तो आपको जो दिया गया है प्रोबेबिलिटी प्लस रिटर्न्स, तो उनका करके आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं इक्विटी की। इक्विटी की कैसे निकलेगी, इक्विटी की प्रोबेबिलिटी 20 इंटू -20, उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, नेक्स्ट 50.50 इंटू 0.25, उसके बाद हम करेंगे 0.30, 0.35। ये हमने जब प्लस कर दिया तीनों को, तो हमारी आ गई रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड दैट इज 19%। फिर हम बॉन्ड्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। अब बॉन्ड्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए क्या करना है, 0.20 मल्टीप्लाई 0.10, उसके बाद प्लस 0.50 मल्टीप्लाई 0.12 प्लस 0.30 मल्टीप्लाई 0.15, और जब हम इन तीनों को समेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बॉन्ड का रिटर्न, एंड दैट वुड बी 12.5। ओके, 12.5 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो अब मेरा पहला आंसर इज 19% और 0.19 जो इक्विटी का है, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आई है बॉन्ड्स पे, दैट इज 12.5, और यू कैन से 0.125। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये तो थी मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, बट मुझे ये प्रोपोर्शन देख के रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकालनी है। तो अब मेरा प्रोपोर्शन कितना है, अगर आप 14,000 और 6,000 की बात करें, तो मेरा प्रोपोर्शन कितना है, 70 और 30% का है ना। 70 और 30% का प्रोपोर्शन है कि 20,000 में से 7 और 3 ऐसे ही डिवाइड किया है उन्होंने इसी रेशो में, तो 7.70 और 0.30 का प्रोपोर्शन है, और इक्विटी की हमें 19% आंसर आया है, वो भी क्लियर है। तो 0.70 के साथ इक्विटी की मल्टीप्लाई करो, प्लस 0.30 के साथ बॉन्ड की जो रिटर्न है उसकी मल्टीप्लाई करो, और उससे आपका आ जाएगा टोटल रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। क्लियर, एंड टोटल रिटर्न वुड बी 17.05%, कि आपको टोटल रिटर्न जो मिलने वाली है अपनी पूरी कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज पे, दैट वुड बी 17.5%। क्लियर, नेक्स्ट करें, क्लियर है सबको? अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? विल यू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन?
चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसमें कहीं पे भी हमने होल्डिंग पीरियड की बात ही नहीं करी है, कि हम बात कर रहे हैं कि अगर मुझे रिटर्न लेनी है तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे निकाल लेते हैं, एवरेज रिटर्न ऐसे निकाल लेते हैं, और हम एक ही साल की बात कर रहे हैं कि एक साल में कैसे निकालनी है। बट नेक्स्ट कम्स हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न। एंड होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलता है जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने उन सिक्योरिटीज को होल्ड किया है और रिटर्न्स गेन करी है, उसको कैसे कैलकुलेट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको, मैंने जो सबसे पहले बताया था रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको इक्विटी शेयर से डिविडेंड मिल रहा है तो आप क्या करोगे, डिविडेंड प्लस जो भी उसका सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस का डिफरेंस है, दैट वुड बी योर कैपिटल अप्रिसिएशन या कैपिटल गेन, उसको भी आप ऐड करोगे, दैट इज ऑल्सो योर इनकम, डिवाइडेड बाय परचेजिंग प्राइस। आप ऐसे करते थे, है ना। तो वो था हमारा एक साल का जब मेच्योरिटी होती थी, या फिर एक साल। और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे कल, उसमें आपने देखा होगा, अगर नोटिस किया हो, तो एक ही साल, आफ्टर 1 ईयर ही सोल्ड द शेयर्स, आफ्टर 1 ईयर ही सोल्ड द बॉन्ड्स, ऐसे करके आ रहा था क्वेश्चन, है ना। वो तो एक साल के लिए होल्ड कर रहा था, तो क्वेश्चन हमने वैसे सॉल्व कर दिए। बट अगर वो होल्ड करे फॉर मोर देन 1 ईयर, तो क्या करें। तो आप क्या करोगे, जो आपका इंटरेस्ट है या फिर डिविडेंड है, वो जितना भी आपको उस होल्डिंग पीरियड, मान लो 5 साल है, तो 5 साल में जितना आपने इंटरेस्ट कमाया वो प्लस करके 5 साल का, प्लस फिर वही सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, वो तो एक ही बार करते हैं ना एंड वाले साल में। बस आपने वही करना है कि जितना आपने 5 साल में इंटरेस्ट लिया है वो सारा एक जगह इकट्ठा करके ऐड करके आप लिखोगे कि इतना तो मैंने इंटरेस्ट लिया है। मान लो मेरा 500 रुपए एक साल का था, तो मैं बोलूंगी कि 2500 तो मेरा इंटरेस्ट आया है, तो 2500 प्लस वो अगर सिक्योरिटी मान लो 1000 की थी, 1500 में बेच दी, तो 1500 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 में खरीदी गई थी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि होल्डिंग पीरियड क्या है। होल्डिंग पीरियड इज द पीरियड इन विच यू होल्ड द सिक्योरिटी, जिसमें आप होल्ड करके रखते हो सिक्योरिटी। आपने अगर शेयर्स खरीदे, अगर आप उसको 2 साल के लिए होल्ड करके रख रहे हो, आप उसको 2 साल के लिए अपने पास रख रहे हो, दैट वुड बी योर होल्डिंग पीरियड। ठीक है, होल्डिंग पीरियड जो है वो हमारा फॉर मोर देन 1 ईयर हो सकता है, और अगर होता है तो फिर हमारा जो टोटल रिटर्न है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम प्लस प्राइस चेंजेस, टोटल इनकम उस होल्डिंग पीरियड में प्लस प्राइस चेंजेस जो भी हैं उसके हिसाब से। ठीक है, और ये हमारा पर एनम के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे होल्डिंग पीरियड का, ये मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। इसमें क्या है, टोटल इनकम टीआई प्लस ये परचेजिंग, सॉरी P1, P1 इज सेलिंग प्राइस, अब वाला प्राइस, नाउ टुडेज प्राइस, माइनस P0 इज परचेजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय P0। ऐसे करके आप होल्डिंग पीरियड का निकाल सकते हो। जैसे इसमें एक इलस्ट्रेशन भी आपको दी हुई है, वी कैन डू द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन से कि एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करता है नॉन डिविडेंड पेइंग शेयर में। जो नॉन डिविडेंड पेइंग शेयर्स, मतलब उस पे हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा है, एंड इट कैन हैपन, यू नो दैट नो, कि हम कोई ऐसे शेयर्स भी ले सकते हैं जिसपे डिविडेंड नहीं मिल रहा है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर शेयर पे डिविडेंड मिले ही। इक्विटी शेयर्स ऐसे भी होते हैं या ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारा नॉन डिविडेंड शेयर था, उसने उसमें इन्वेस्ट किया, और कितने पैसे, 100 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2004, उसने 100 रुपए लगाए। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 2013, 2004 में खरीदा, और 2013 में ही सेल्स द शेयर फॉर अ प्राइस ऑफ ₹150, 150 का बेच दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालनी है शेयर की। ठीक है, अब मेरे पास टोटल इनकम तो नहीं है क्योंकि डिविडेंड था ही नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगी, सिर्फ वो लास्ट वाला, सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय परचेजिंग प्राइस, दैट वुड बी इनफ, मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे पास टोटल इनकम होती तो वो ऐड कर देते। बट अभी तो हमारे पास इनकम क्या मिलेगी, हमें जो प्राइस चेंजेस है या प्राइस डिफरेंस है, दैट वुड बी आवर इनकम ओनली। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, मैंने जब सॉल्व किया तो दैट इज 50%। ठीक है, तो ये जो 50% आया है ना बच्चे, क्या ये 50% हमारा उस साल का अर्निंग है, उस साल का रिटर्न है? नहीं, ये जो 50% हमारा रिटर्न आया है, दैट इज फॉर 10 ईयर्स।
10 साल का रिटर्न है 50%। 10 साल में वो 100 रुपए की सिक्योरिटी 150 की हुई है, इसलिए उसे 50% जो रिटर्न मिली है वो फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स मिली है। दैट इज नॉट पर एनम। ओके, ये 50% ओवर 10 इयर्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब हम होल्डिंग पीरियड की लिमिटेशन अगर मैं देखूं, तो लिमिटेशन हो गई ना ये, कि ये मुझे बताती है उस ड्यूरेशन का, पूरी ड्यूरेशन का रिटर्न मुझे बता रही है। बट अगर मेरे पास सिक्योरिटी अलग अलग टाइप की हो, अलग अलग सिक्योरिटी में मैंने इन्वेस्ट कर रखा हो और अलग अलग पीरियड के लिए होल्ड करी हो, फिर तो मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगी, फिर तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। या फिर मेरे पास टाइप ऑफ सिक्योरिटी अलग है, होल्डिंग पीरियड उनका अलग है, तो उनका कंपैरिजन मुश्किल हुआ। तो फिर मैं कंपेयर कैसे करूं? एक सिक्योरिटी है जिसको मैं 5 साल होल्ड करूंगी और उसका प्राइस मान लो जो है 50%, ऐसे ही 50% रिटर्न उस पर मिल जाएगी, और एक सिक्योरिटी है जिसको मैं 10 साल होल्ड कर रही हूँ और उस पर 50% रिटर्न मिल रही है। मिल मुझे दोनों में बराबर रिटर्न रही है, बट क्या ये सही तरीका है कंपेयर करने का? एक में 5 साल में कमा रही हूँ 50% और एक में 10 साल में कमा रही हूँ, तो वी कैन नॉट कंपेयर। ये होल्डिंग पीरियड की लिमिटेशन थी, और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है, एंड दैट इज नोन एज इफेक्टिव एनुअलाइज्ड मेथड। ठीक है, इफेक्टिव एनुअलाइज्ड मेथड जो है वो बोलता है, इसमें हम क्या करेंगे, होल्डिंग पीरियड में क्या हुआ था कि हम लोगों के पास एक पीरियड के लिए होल्ड की गई थी और जो रिटर्न आती थी वो उस पीरियड के लिए आती थी। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एनुअलाइज्ड कर देते हैं, उस रिटर्न को एनुअल बेसिस पे निकाल दो। जो 50% आया था दैट इज फॉर 10 इयर्स, इसको एनुअलाइजेशन कर दो, इसको एनुअल में कन्वर्ट कर दो, और उससे क्या होगा, हम लोगों की एनुअलाइज्ड इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न आ जाएगी, और मैं पर ईयर के हिसाब से फिर कंपेयर कर सकती हूँ। भले ही मैंने उसको 10 साल एक को होल्ड करा है, पर मैं तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊंगी कि एक साल में ए से मुझे इतना रिटर्न मिल रहा है, बी से इतना रिटर्न मिल रहा है और सी से इतना रिटर्न मिल रहा है। तो बेसिकली एनुअल करके और फिर एनुअली उनको कंपेयर कर सकते हैं। No matter how much, how long I could, hold those securities, that doesn't make any difference. Reason, मैंने उसको एनुअल रिटर्न से कंपेयर करना है हम, कि ठीक है 10 साल होल्ड करो, 12 साल होल्ड करो, वो मतलब नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ एक साल में एक सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मिल रहा है, और मैं कौन सी सिक्योरिटी बाय करूंगी, जिस सिक्योरिटी से ज्यादा रिटर्न मिलेगी। सिंपल। तो वही चीज हम इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न में पढ़ने वाले हैं। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज 1+RT। टी इज होल्डिंग पीरियड, आर इज रिटर्न। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसको हम क्या करते हैं, टू द पावर 1/t। अगेन 1, नॉर्मल 1/t, टी मीन्स होल्डिंग पीरियड। और फिर हम क्या करते हैं, जब ये हो जाता है -1, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि जो ये मेरी रिटर्न होल्डिंग पीरियड वाली रिटर्न दी हुई है, इसको मैं पहले कन्वर्ट करूंगी 1/t करके, एनुअलाइज करने के लिए कोशिश करूंगी। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन में समझ जाओगे। जैसे इसमें हमने 50% दिखाया था ना रिटर्न्स की, हमारी 50% रिटर्न्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, हमने अभी जो किया है, सॉरी, उसकी एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला में बस वैल्यूज पुट कर दो। 1 प्लस कितनी रिटर्न थी, 0.50, और उसका ब्रैकेट क्लोज, कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर रखा था हमने, 1/10 -1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 4.13%। कि इससे 50% तो आप 10 साल में कमाओगे, बट एक साल में आप 4.13% कमा रहे हो। ठीक है, तो आप अब कंपेयर कर सकते हो कि मान लो 3 सिक्योरिटीज हैं, तीनों का एनुअल निकाल लो, एक से 4.3, एक से 5, एक से 7। आप कहोगे कि 7 जिसमें एक साल में ज्यादा मिल रहा है, मैं उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, प्लीज आस्क अवे, अभी हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन। आई कैन स्किप द इलस्ट्रेशन, बस मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से आनी चाहिए। मतलब हो सकता है कि कुछ पोर्शन हम टच ना कर पाए, बट मैं कोशिश करूंगी कि जो टच कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हम डीपली पढ़े, वो आपको समझ में आए। और अगर उससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप वो क्लियरली अच्छे से समझ के कर पाओ। ठीक है, हर क्वेश्चन में पहले दिमाग से क्वेश्चन पढ़ना है,
अटेम्प्ट करने की जल्दी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, सोचो कि वो क्या पूछना चाह रहा है, लॉजिकली सोचो कि इसमें क्या क्या हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा वर्ड्स इतने डिफिकल्ट होते हैं कि आपको लगता है कि ये तो सॉल्व ही नहीं होगा पहली बार पढ़ने से, तो उसको दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि वो क्या कहना चाहता है और क्या पूछना चाहता है, और हो जाएगा सॉल्व, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट लॉजिकली करना है आपने, रट्टे मार के कोई नहीं जाएगा। हम हर मेथड जो कर रहे हैं उसमें हम कोई कोई ना कोई रीजनिंग दे के और उसके बाद फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरीके से आपने रट्टे मार के नहीं जाना है, सिर्फ फॉर्मूला देख के जाना है। जैसे मैंने बोला, एनुअलाइज्ड में हम क्या करते हैं, उसको एनुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो भी मेरा 50% दिया हुआ था उसको एनुअल में कन्वर्ट करना था, इसलिए वी आर डूइंग दैट स्टेप। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, मैं भी एक बार क्वेश्चन खोल लेती हूँ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है जीरो कूपन बॉन्ड। देखो बच्चे, शायद मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन करना भूल गई, आई विल लेट यू नो। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स जिसपे इंटरेस्ट रेट नहीं होता। जीरो कूपन, रेट इज इंटरेस्ट रेट फॉर द बॉन्ड्स, कूपन बोल देते हैं इंटरेस्ट को। ठीक है। तो अगर किसी भी बॉन्ड पे जीरो कूपन है तो इसका मतलब है जीरो इंटरेस्ट है, तो मतलब इंटरेस्ट तो उस पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। उसने इन्वेस्ट करने की सोची है जीरो कूपन बॉन्ड में, और उन बॉन्ड्स की फेस वैल्यू इज 100 रुपीज। थ्री डिफरेंट मेच्योरिटी पीरियड बॉन्ड्स आर अवेलेबल। तीन बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम हॉरिजन दिया हुआ है उनका, और उनकी प्राइस दी हुई है। तो ए बी सी तीन बॉन्ड्स हैं। ए जो है उसका 6 मंथ्स का टाइम हॉरिजन है, मतलब 6 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड है। नेक्स्ट हमारे पास 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड है बी का, और सी का 16 ईयर का होल्डिंग पीरियड है। उसके बाद प्राइसेस जो है एक 97, एक 95 और एक 22। अब ये पूछ रहा है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स निकालो और इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न्स निकालो हर बॉन्ड की, और फिर बताओ कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक है जिसमें आपको सिर्फ 6 महीने इन्वेस्ट करना है और इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा है, बट उसने बोला कि उसका प्राइस 97 है। दूसरा है जो 1 ईयर के लिए मिल रहा है और उसका प्राइस आपका 95 है। ऐसे ही तीसरा है जो 16 साल के लिए मिलेगा और उसका प्राइस 22 है, आपको बताना है। सबसे पहले तो आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालोगे। होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालने के लिए क्या करोगे, फेस वैल्यू कितनी है उसकी 100। आपको मिल वो डिस्काउंट पे रहा है, लेकिन जब बिकेगा तो 100 में बिकेगा ना फेस वैल्यू, है ना। तो आप होल्डिंग पीरियड निकालोगे पहले, तो जो फेस वैल्यू होगी उसी को हम सेलिंग प्राइस कंसिडर कर लेते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। अभी जो प्राइस है दैट इज 97। हमने किया था ना लास्ट वाला क्वेश्चन भी 950 वाला, कि 950 और 975, एंड आई टोल्ड यू द सेम थिंग देन कि अगर नहीं दिया हुआ है तो 975 भी आप सेलिंग प्राइस पे ले सकते हो, सेम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो 100 रुपीज की फेस वैल्यू थी, तो 100 रुपीज की फेस वैल्यू के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो होल्डिंग पीरियड निकाल देंगे। होल्डिंग पीरियड में क्या है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं सामने इंटरेस्ट ऐड नहीं कर रही। तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे क्या होता, 5 साल का वो इंटरेस्ट ऐड होता, प्लस उसके बाद ये होता सेलिंग प्राइस दैट इज 100 माइनस 97 डिवाइडेड बाय 97, दैट इज परचेजिंग प्राइस ओनली। और उसके बाद हम निकाल देंगे इसकी रिटर्न। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट होता तो वो ऐड हो जाता। ऐसे ही हम दूसरे वाले की निकालेंगे और तीसरे वाले की निकालेंगे। इससे अगर आप देखो तो एक में हमारी रिटर्न आ रही है 3.09%, एक में 5.26% और एक में 354%। ठीक है। क्योंकि वो 22 रुपीज का खरीदा है और बिकेगा वो 100 रुपए का, तो बहुत महंगा बिक रहा है ना, इसीलिए तो उसकी रिटर्न थोड़ी ज्यादा है। तो बस आपने क्या करना है कि ये जो रिटर्न आपको होल्डिंग पीरियड की दी हुई है, ये उतने टाइम पीरियड की रिटर्न है कि 16 साल में इतना परसेंट रिटर्न आएगी आपकी, एक साल में नहीं आएगी ये। इसको एक साल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जो है वो निकालनी पड़ेगी। अब इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न्स कैसे निकलती है, कि वो जो टाइम पीरियड आपका मेच्योरिटी टाइम पीरियड है उसको मैंने क्या करना है, टू द पावर, और 1 बाय करते हैं हम उसको, बाय 1 बाय जितना भी होल्डिंग पीरियड है। तो फर्स्ट की अगर मैं निकालू बॉन्ड ए की, तो 1 प्लस जो इसकी रिटर्न यहाँ से निकली है दैट इज 3.09 या तो 0309.0309, जो भी इसकी रिटर्न निकली है वो रिटर्न लिख ली मैंने। उसके बाद होल स्क्वायर, और कितना, 6 मंथ्स है ना इसका। तो अगर आप क्या करोगे, 6 मंथ्स है, एक साल नहीं है, वो तो साल लिखते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाय
साल लिखते हैं। तो अभी इसमें क्या करना है हमने, 6 मंथ्स है तो 2 आ सकता है, ट्वाइस, 2 बार कर रहे हैं हम इसको, इसकी रिटर्न्स 2 बार मिलेगी, ठीक है। तो 1 साल की अगर निकालनी है तो 2 बार करना, 2 बार रिटर्न लेनी पड़ेगी, तब जाके जाके आएगी। तो 2, इसलिए 2 से डिवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि 6 महीने 2 बार आते हैं ना साल में, रिटर्न 2 बार मिलेगी ना, इसलिए 2 लिखा है, ट्वाइस, 2 बार मिलेगी। उसके बाद -1, नेक्स्ट हमारा बॉन्ड बी है। बॉन्ड बी में देखोगे अगर 1 प्लस जो भी इसकी रिटर्न आई थी ऊपर 0.0526, और इसमें 1 साल है तो मैंने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, -1, इसकी रिटर्न आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस 3.5454, और ये 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 16 ईयर्स है तो 1 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, क्लियर है सबको। अगर आप इसको, अच्छा मैं 2 कैसे लिखा है, मैं वो भी, बहुत सिंपल गणित है वैसे तो, पर मैं समझा देती हूँ। क्योंकि 6 मंथ्स है तो अगर मेरे को साल बनाना है, 6 मंथ्स है, साल बनाना है मुझे, तो इसका 2 कैसे आएगा वो मैं बता देती हूँ कि उसको साल बनाने के लिए 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, राइट। तो 6 बाय 12 इज 1/2, और जब मैं 1/2 लिखूंगी तो 2 विल गो अप, दैट इज व्हाई इट इज 2। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? आई नो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई कैन नॉट राइट इट, शुड आई राइट इट? फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 6 मंथ्स है, हाँ ऑल क्लियर नो, 6 मंथ्स है। अगर मैं बोलूं कि 6 मंथ्स को मेरे को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करते हो, डिवाइडेड बाय 12 करते हो ना इसको, ठीक है। और उसके बाद जब मैं इसको 1, यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2, ठीक है, और दिस इज 2, तो ये 1/2 आ गया। और जब वो फॉर्मूले में मैं पुट करूंगी, दैट इज 1/2, दैट 2 विल गो अप, ठीक है, तो इसलिए 2 रह जाएगा, ठीक है। उसमें जब 1 ईयर की बात है तो 1/1 होगा, इसलिए 1 है। लेकिन जब थर्ड की बात करेंगे दैट इज 16, तो 1/16 है। क्लियर है सबको ये? चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है, लेट मी रिपीट, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट कम्स एब्सोल्यूट रिटर्न। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है ना बच्चे, दैट इज एब्सोल्यूट रिटर्न। जो भी हमने ऑल टाइप ऑफ रिटर्न्स वी हैव कैलकुलेटेड टिल नाउ, एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है? टोटल रिटर्न जनरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट विदाउट कंसिडरिंग द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हैव वी कंसीडर्ड द रिस्क येट? क्या हमने कहीं पे भी किसी भी मेथड में हमने रिस्क की बात करी है? नो, हमने एक भी क्वेश्चन में कहीं पे भी रिस्क का नाम नहीं लिया है ना। दैट इज व्हाई दिस इज एब्सोल्यूट रिटर्न, जिसमें रिस्क का कोई लेना देना नहीं है, एकदम प्योर रिटर्न है ये, ठीक है। बट क्या ये ऐसा हो सकता है कि हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व्ड? नेवर, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो और वहां पे कोई रिस्क ही नहीं है। देयर आर एक्सेप्शंस जहां पे रिस्क फ्री रिटर्न्स भी आपको मिलती हैं, बट स्टिल वहां पे भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अभी जो हमारी एब्सोल्यूट रिटर्न है, वो बेसिकली जो आपको न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में बताया जाता है ना कि इतना एनुअल रिटर्न हुई है, इतना ये 2 इक्विटी शेयर हैं फॉर एग्जांपल, और एक को 15% रिटर्न है, एक का 20% रिटर्न है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शेयर दूसरा है जिसकी 20% रिटर्न है वो बेटर है क्योंकि उसकी हायर रिटर्न है। नो, इट इज पॉसिबल कि हो सकता है उसमें रिस्क भी ज्यादा हो। तो सिर्फ रिटर्न को कंसीडर करके मैं किसी भी सिक्योरिटी को अच्छा बुरा बता ही नहीं सकती। And then comes into the picture the risk and return trade off. ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, इनका ट्रेड ऑफ होता है। हर इन्वेस्टर को रिटर्न तो चाहिए, बट रिस्क हर कोई अवॉइड करता है, और वो कोशिश करता है कि रिस्क ना हो, जितना कम रिस्क हो उतना हो जाए, बहुत कम रिस्क पे हायर रिटर्न मुझे मिल जाए। लेकिन ट्रेड ऑफ क्या कहता है कि जहां जहां रिटर्न जाएगी वहां वहां रिस्क साथ में अपने आप आ जाएगा। तो जो भी आप अगर सिर्फ प्योर या एब्सोल्यूट रिटर्न लेके, और ये दी हुई होती है जो आपको यूजुअली जो रिटर्न्स बोली जाती है, बताई जाती हैं, दोज आर विदाउट रिस्क, विदाउट कंसीडरिंग रिस्क। तो वो रिटर्न्स आपकी एब्सोल्यूट रिटर्न है, बट नॉट अ गुड मेजर टू जज अ सिक्योरिटी, नॉट अ गुड थिंग टू जज अ सिक्योरिटी। वो आपको सही डिसीजन लेने में इतना ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। इफ यू डू नॉट कंसीडर द रिस्क,
उसके बाद जब भी प्राइस में ऊपर नीचे होगा तो दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, तो फिर प्रॉब्लम आएंगी आपको बहुत ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे वही वाली चीज है कि जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो यूजुअली तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि एक शेयर है जिसपे 30% रिटर्न है, एक शेयर है जिसपे 50% रिटर्न है, तो फिर वो शेयर खरीदना चाहिए जिसपे 50% रिटर्न है। और हम कभी भी इसमें ये बात नहीं करते कि हो सकता है उसमें रिस्क भी ज्यादा हो सकता है उसमें रिस्क का भी परसेंटेज ज्यादा हो, इसलिए वो 50% रिटर्न दे रहा है, लेकिन हम वो वाली चीजें कंसीडर नहीं करते। ठीक है, वही वाली चीजों को कंसीडर करने के लिए हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वाला स्टार्ट करेंगे। उससे पहले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अब होती क्या है कि वो तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स थी जो हमने अब तक करी, लेकिन फिर बोला जाता है कि हम लोगों को क्या करना है, अपने रिटर्न को एडजस्ट करना होगा रिस्क के लिए, तभी वो रिटर्न सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगी। अगर आप रिस्क को एडजस्ट नहीं करोगे अपने रिटर्न में, तो आप कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग में चूक जाओगे, कहीं ना कहीं आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, और वो रिस्क बाद में आपको परेशान करेगा क्योंकि आपने उसको आज कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न is a relative measure of return because it is expressed in terms of per unit of underlying risk. इसमें क्या है कि रिटर्न एडजस्टेड फॉर अंडरलाइंग रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। हम क्या करते हैं कि रिटर्न को एडजस्ट करते हैं रिस्क के साथ। अब इसके लिए ना बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो एक मेथड है और इसको बच्चे वोलेटिलिटी रेशो भी बोल सकते हैं, शार्पे रेशो भी है जिससे हम इसको जज कर सकते हैं, रिटर्न टू वोलेटिलिटी रेशो भी है जिससे हम रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं। शार्पे रेशो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ये आपका शायद मैंने इसमें थोड़ा द फॉर्मूला इज अ बिट इनकरेक्ट, उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। सो इट इज, एक सेकेंड, आई कैन नॉट मेक चेंजेस हेयर, तो मैं इसको यहां से करेक्ट कर देती हूँ। इट इज दिस, इट इज एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब टोटल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क। मैंने क्या किया, एवरेज रिटर्न में एक रिटर्न थोड़ी बहुत कोई ऐसी भी होगी जिसपे कोई रिस्क नहीं है, वो वाली रिटर्न तो माइनस कर दी। क्यों? क्योंकि जो रिटर्न पे रिस्क पहले से नहीं है उसको मैं दोबारा से भी रिस्क से एडजस्ट करूं तो वो डबल हो जाएगा, उसको मैं 2 बार रिस्क से एडजस्ट कर चुकी होंगी, विच इज नॉट गुड, क्योंकि उस रिटर्न में रिस्क है ही नहीं। मान लो देयर आर सम एक्सेप्शंस, मैंने जैसे बताया देयर आर सम एक्सेप्शंस, रिस्क फ्री रिटर्न्स भी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल वो वाली जो रिटर्न्स अगर मेरी टोटल रिटर्न्स में इंक्लूड होती हैं तो पहले तो मुझे वो माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उन पे तो ऑलरेडी रिस्क है ही नहीं, तो मैं उसको रिस्क के साथ एडजस्ट नहीं करूंगी। तो इसीलिए मैंने एवरेज रिटर्न माइनस वो रिस्क फ्री रिटर्न किया है जिसपे पहले से ही रिस्क नहीं है। फिर जो मेरे पास एक बैलेंस बचा रिटर्न में से, रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस करने के बाद जो रिटर्न्स बचेंगी वो तो पक्का उनमें रिस्क है, उस रिटर्न को मैंने डिवाइड किया है टोटल रिस्क से, मतलब मैंने उस रिटर्न को टोटल रिस्क से एडजस्ट कर दिया कि ये रिटर्न है इतने रिस्क पे। ऐसे ही कर रहे थे ना हम परचेज वाला और सेलिंग माइनस परचेज वाला, कि इतने प्राइस पे इतना प्रॉफिट, यहाँ पे भी है इतने रिस्क पे इतने रिटर्न, दैट इज वाई जो रिस्क है टोटल रिस्क वो डिनोमिनेटर में है, कि इतने रिस्क पे मुझे इतनी रिटर्न मिल रही है और वो मुझे एडजस्ट करनी है, ये रिस्क को इन्वॉल्व करना है उसमें, ये रिस्क को एडजस्ट करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये फॉर्मूले में किसी को कोई परेशानी, किसी को भी फॉर्मूला समझ ना आया हो? शुड आई रिपीट इट? फॉर्मूला रिपीट करना है बच्चे, या फिर ये कॉन्सेप्ट रिपीट करना है? क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ दीपू। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में है कि हम लोगों को रिटर्न तो हम लोग बता देते हैं कि इतना एब्सोल्यूट रिटर्न मेरे पास आया है, हम उस पर रिस्क कंसीडर नहीं करते, और रिस्क नहीं कंसीडर करने के अपने अलग उसके नुकसान हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास रिटर्न आई है उसको रिस्क से एडजस्ट करती हूँ मैं, कि ठीक है ये रिटर्न आई है लेकिन इतने रिस्क के साथ आई है ये रिटर्न, वो मैं अपने दिमाग में क्लियर रखती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं जिसमें से शार्पे रेशो इज वन ऑफ देम। तो शार्पे रेशो क्या बोलता है कि एवरेज रिटर्न जो मेरी रिटर्न आई है दैट इज एवरेज रिटर्न, उसमें इसमें एवरेज या एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न कोई भी हो सकती है, माइनस में क्या करूंगी रिस्क फ्री रिटर्न। वी हैव सम एक्सेप्शन केसेस जहां पे मेरी रिस्क होती ही नहीं है रिटर्न में,
तो फिर मैं उस रिटर्न को तो इसमें से माइनस करूंगी जब एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने माइनस नहीं किया तो मेरी रिटर्न में कुछ ऐसी रिटर्न भी है जिस पे रिस्क ऑलरेडी है ही नहीं, और फिर भी मैं उसको रिस्क से एडजस्ट कर रही हूँ। इसलिए वो डबल चीजें ना हो तो मैं क्या करूंगी, टोटल में से माइनस कर दूंगी रिस्क फ्री रिटर्न। फिर मेरे पास सारी वो रिटर्न्स बचेंगी जिनके ऊपर रिस्क है, और उसको मैं डिवाइड करूंगी टोटल रिस्क से। मतलब इतने रिस्क पे इतनी रिटर्न मुझे मिल रही है। तो उससे क्या होगा, मेरा रिस्क और रिटर्न दोनों मुझे क्लियर होंगे कि मैं रिस्क ज्यादा ले रही हूँ तो रिटर्न बढ़ रही है, रिस्क कम हो रहा है तो रिटर्न ज्यादा हो रही है, ऐसे। ठीक है, या रिटर्न्स भी नीचे आ रही है, वो सब मुझे कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। तो मैं क्या कर रही हूँ, एवरेज टोटल रिटर्न में से माइनस कर दूंगी वो रिटर्न्स जो रिस्क फ्री हैं, जिन पे रिस्क है ही नहीं। बचेगी वो रिटर्न्स जिनके पर ऊपर रिस्क है, उसको डिवाइड करूंगी टोटल रिस्क से। ठीक है, एंड देन कम्स आवर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो बेसिकली आई हैव एडजस्टेड माय रिटर्न्स, जो भी मेरा रिस्क गिवन है उसके केस में। ठीक है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क क्या है, और रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं रिस्क के, क्या टाइप्स है रिस्क के। ठीक है, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा आराम से डिस्कस करेंगे। और ये मैंने डेफिनेशन तो शायद मैंने आपको कल परसों भी बताई है, रिस्क की डेफिनेशन हम क्लियर करके चले थे। दैट डेफिनेशन इज, मुझे लगता है रट जानी चाहिए थी जितनी बार मैंने बोली है कल क्लास में। तो व्हाट इज रिस्क, जो मैंने आपको बताया था, रिस्क क्या होता है, एनीबॉडी। वी हैव ओनली 8 स्टूडेंट्स। रिस्क, मैंने जो आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी रिस्क की, किसी को याद है, किसी को याद नहीं है। सो रिस्क इज वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। जो भी मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगर उसमें कोई भी चेंज आ जाता है, दैट इज रिस्क। कि वो कम हो गई, ज्यादा हो गई, दैट इज रिस्क। ठीक है, तो इन्होंने बोला है क्योंकि रिटर्न्स मेरी फिक्स नहीं है, रिटर्न्स मेरी सर्टेन नहीं है, और उसको मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकती इन एडवांस, तो इसीलिए इट अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्चुअल रिटर्न मे नॉट बी सेम एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। हो सकता है मैंने एक्सपेक्ट ज्यादा किया है, लेकिन हो सकता है कि उतनी रिटर्न मुझे ना मिले। मैंने एक्सपेक्ट किया 1,000 की रिटर्न आएगी, बट 800 की आई। दैट वेरिएबिलिटी इज रिस्क। क्योंकि मेरी रिटर्न मुझे 1,000 एक्सपेक्ट करी थी और मिलनी 1,000 चाहिए थी, बट 800 की मिली है। तो इसका मतलब कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो रिटर्न मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो गई है, रिटर्न एक्चुअल रिटर्न मेरी कम आई है। दैट वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स इज, या इन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नोन एज रिस्क। दैट इज ड्यू टू सम फैक्टर्स, और बड़ा रिस्क है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क होता है। हाउएवर द रिस्क का लेवल जो है वो डिफर करता है सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी। रिस्क अराइजेस बिकॉज द इन्वेस्टमेंट में जनरेट रिटर्न डिफरेंट देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगेन सेम, कि हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिफरेंट हो सकती है। हर इन्वेस्टर्स, अगर रैशनल इन्वेस्टर होगा, हर इन्वेस्टर को रिटर्न पसंद है, बट एट द सेम टाइम दे डिसलाइक रिस्क। इसीलिए सब लोगों को हम बोलते हैं कि रिस्क अवर्स होते हैं। तो रिस्क अवर्स आर द इन्वेस्टर्स जिनको रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं होता। रिस्क टेकर्स आर दोस्त जो रिस्क लेते हैं, जिनको रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। तो देर आर वेरियस डिग्रीज ऑफ रिस्क अवर्जन। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही कंजर्वेटिव होते हैं, जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते, जो रिस्क कवर्स होते हैं, ज्यादा रिस्क कवर्स होते हैं, वी कॉल देम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। जो दूसरे लोग होते हैं वो लेस रिस्क कवर्स होते हैं, मतलब डिग्री की जब मैं बात करूं तो रिस्क कवर्जन कम होते हैं उनमें। रिस्क से डरते तो हैं, बट इतना नहीं डरते, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं। वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो रिस्क लेते हैं वो एग्रेसिव, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, जो बहुत ज्यादा रिस्क कवर्स होते हैं, उनको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कॉजेज और सोर्सेज ऑफ रिस्क। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न मैच नहीं कर रही है, एक्चुअल रिटर्न मैच नहीं कर रही है एक्सपेक्टेड से। वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है।
एंड दोज रीजंस आर कुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो रिस्क वेरिएबिलिटी है, रिटर्न्स जो है वो सिक्योरिटी की वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। अच्छा, मुझे इनकम मिलने वाली है या मेरा शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि एक कंपनी है जिसकी वो सिक्योरिटी है, उस कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंपैक्ट कर सकते हैं उस कंपनी के शेयर प्राइस को, और उस कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स भी इंपैक्ट कर सकते हैं उस कंपनी के शेयर प्राइस को। I am talking about the return that comes due to the differences in the prices. अभी मैं उसकी बात कर रही हूँ सिर्फ. I'm not talking about the interest or dividend or anything. I'm talking about the return जो हमें price changes या price differences की वजह से मिलती है. Share price में change हो गया, उसकी वजह से जो return मिली है. तो किसी भी सिक्योरिटी पे मिलने वाली रिटर्न जो है, उस सिक्योरिटी को इश्यू करने वाली कंपनी के एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स से इंपैक्ट हो सकती है, और उनको ही हम सोर्सेज ऑफ रिस्क बोलते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी वाइडली इकोनॉमी के सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी जिसमें इंक्लूड होते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज आ गया, टैक्सेशन में चेंज आ गया, पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हो गई, कल्चरल चेंजेस आ गए या सोशल चेंजेस आ गए, उनकी वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के प्राइसेस पे या शेयर्स के प्राइसेस पे, जिसके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको कंपनी कंट्रोल कर ही नहीं सकती। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स हैं और जिनको टू सम एक्सटेंट कंपनी कैन कंट्रोल, जैसे कि उनका मान लो मैनेजमेंट खराब है या लेबर कंडीशंस अच्छी नहीं है, लेबर यूनियन जो है वो हमेशा धरने पे है, स्ट्राइक कर रखी है, तो ऐसी कंपनीज के शेयर प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनके सिक्योरिटी प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और जो इम्पैक्ट पड़ेगा कि आज तो सब ठीक था और एकदम से उनके मैनेजमेंट में चेंज आ गया, सीईओ बदल दिया गया, जिसको लोग पसंद नहीं करते वो बन गया, होगा क्या कि दूसरे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगेगा कि अब तो इस कंपनी में ग्रोथ नहीं हो सकती, ये पर्सन आ गया, तो दे विल विड्रॉ देयर मनी, और वो क्या करेंगे, अपने पैसे निकालना शुरू करेंगे वहां से, और उससे क्या होगा, उनके प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस पे कंपनी टू सम एक्सटेंट दे कैन अवॉइड दैट रिस्क, टू सम एक्सटेंट वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को दोबारा से करके या लोगों को समझ के अपने मैनेजमेंट में चेंज करके उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती है, बट बहुत कंट्रोल यहाँ भी नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट, these internal factors influence the return of that specific security only, वो सिर्फ उसी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगी। अब कुछ लोग हैं मान लो कि जिनको लगता है कि रेलवे सेक्टर सही है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी कंपनी होगी तो उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल आयरन से रिलेटेड जो भी कंपनी होगी हम उसमें करेंगे, या सोलर जो चीजें बना रही होगी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स हैं कोई जो उसकी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करे, तो सिर्फ उसकी सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगी। बाकी कंपनीज जो स्टील में काम कर रही हैं या आयरन में काम कर रही हैं या सोलर में काम कर रही हैं, उनकी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस एक कंपनी के प्राइसेस डाउन आएंगे। जिसने उसमें इन्वेस्ट करा है उसको रिस्क देखना पड़ेगा, बाकी लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं। मान लो इकोनॉमिक चेंज आ गया, रिसेशन आ गया इकोनॉमी में रिसेशन की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग विड्रॉ करना शुरू करेंगे, तो हर कंपनी को वो बेयर करना पड़ेगा, हर कंपनी को वो रिस्क बेयर करना पड़ेगा, हर कंपनी के शेयर्स डाउन जाएंगे। तो इट इज दैट, इट डज नॉट, अब इंटरनल फैक्टर्स जो है वो सारी सिक्योरिटीज जो अक्रॉस द बोर्ड है उनको इम्पैक्ट नहीं करते। एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज सोर्सेज ऑफ द रिस्क, हम टोटल रिस्क को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स पे। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक रिस्क, सेकंड वन इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, इस कॉजेस ऑफ रिस्क को देखते हुए ही हमारा जो रिस्क है उसको दो तरीके से हमने डिवाइड करा है, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमैटिक रिस्क वो, अगर नाम से मैं आपको बोलूं कि याद रखो, जो सिस्टम की वजह से रिस्क हो रहा है दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टम, पूरे इकोसिस्टम की वजह से जो रिस्क होगा दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क टोटल रिस्क होता है विच इज कॉज्ड बाय द फैक्टर्स, दोज फोर्सेस विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल,
या विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री या फिर इंडिविजुअल, हमारे हाथ में है ही नहीं उन फोर्सेस को या फैक्टर्स को कंट्रोल करना, और उनकी वजह से जो हमें रिस्क हो रहा है दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक रिस्क। हर इन्वेस्टर्स या हर इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज सिस्टम, आपने एक लाइन तो सुनी होगी जब भी म्यूचुअल फंड्स के ऐड देखते हो, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू द मार्केट रिस्क। दैट मार्केट रिस्क इज सिस्टमैटिक रिस्क ओनली। वो आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस आ सकता है या आएगा, उस टाइम पे हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे हमारी रिटर्न्स भी इम्पैक्ट होगी, उस टाइम पे किसी को भी ऐसे उसे छूट नहीं मिलेगी रिस्क से, एवरीबडी हैज टू टेक रिस्क। ये वाला, अगर आप उस रिस्क के लिए रेडी हो देन इन्वेस्ट, नहीं रेडी हो तो ना इन्वेस्ट करिए आप, है ना। तो वही चीजें हैं कि आपका जो भी सिक्योरिटी है वो मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क के लिए सब्जेक्टेड है, वो आपको पहले से ही एक एडवर्टीजमेंट में लाइन बोल देते हैं, सो दैट आप बाद में ना बोलो कि आप तो बोल रहे थे कि फिक्स्ड इनकम है, तो अभी मेरी इनकम कम कैसे आई, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि पिछली बार 100 आई थी, इस बार भी 100 आएंगे। तो वो आपको वही लाइन चिपकाएंगे कि एवरी इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू द मार्केट रिस्क। अगर मार्केट में कोई भी चेंजेस होते हैं, मार्केट या पूरे सिस्टम में कोई भी चेंजेस होते हैं, उससे जो रिस्क आएगा उससे हम आपको नहीं बचा सकते, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, तो वही रिस्क है ये यहाँ पे। अब है क्या कि जितनी भी ये हमारे रिस्क होता है सिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज नॉट डाइवर्सिफाइबल। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि हम लोग फाइनेंस वाले लोग या फिर कॉमर्स वाले लोग, वी डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, हम नहीं रखते हैं। हम लोग इस मामले में बड़े स्मार्ट होते हैं, हमें पता होता है कि हर चीज या हर पैसे को अलग अलग सोर्सेज में इन्वेस्ट करना है, सो दैट अगर एक सिक्योरिटी में कहीं लॉस हो भी जाए तो हो सकता है दूसरी सिक्योरिटी में थोड़ा प्रॉफिट और उससे ऑफसेट हो जाए वो लॉस, है ना। लेकिन ये जो मार्केट रिस्क है, ये ऑफसेट आप कर ही नहीं पाओगे, डाइवर्सिफाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रिसेशन आया है तो बेटा हर इंडस्ट्री में रिसेशन आया है। फिर वो आप ऐसा नहीं करोगे कि मेरे सोलर में पैसे लगे हुए थे सोलर इंडस्ट्री में तो वहां से बच गए, और इधर लगाया था मैंने इस वाली इंडस्ट्री में टेलीकॉम में, इसमें फंस गए, नहीं। रिसेशन सबके लिए बराबर है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई करके, मतलब अपना पोर्टफोलियो अलग अलग सेक्टर में लगा के पैसा, उससे भी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, उससे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, द रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे इवन बाय होल्डिंग एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। चाहे मैं कितना भी एफिशिएंट पोर्टफोलियो बना लूं, इसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता। और सिस्टमैटिक जो रिस्क है हमारा, वो बेसिकली मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क अवेलेबल है, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले मुझे समझाओ कि आप लोगों को ये सिस्टमैटिक रिस्क क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्या आपको दोबारा से मुझे बताना है कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या है और क्यों हमने इसको सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक में डिवाइड किया। सिस्टमैटिक इज एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होने वाला रिस्क, अनसिस्टमैटिक इज इंटरनल फोर्सेस की वजह से होने वाला। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सिस्टमैटिक में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है। बच्चे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके पास थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर इसका प्रैक्टिकल भी आ सकता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आगे करेंगे, कि कैसे मेजर करूं मैं सिस्टमैटिक रिस्क को या कैसे मेजर करूं मैं अनसिस्टमैटिक रिस्क को, वो भी हम करेंगे आगे। तो आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये समझा रही हूँ, जबकि मुझे कल कंप्लीट कर देना चाहिए था। ठीक है, चलिए। मार्केट रिस्क इज, ये इन्वेस्टर्स की हर्ड मेंटेलिटी से रिलेटेड होता है, मतलब द टेंडेंसी टू फॉलो द ट्रेंड, डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ये खरीद रहा है मैं भी खरीद लेता हूँ, ये खरीद रहा है मैं भी खरीद लेता हूँ। कैन यू कंट्रोल योर इन्वेस्टर्स, कैन यू आस्क देम कि नहीं नहीं ये गलत कर रहा है, आप वो मत खरीदिए, आप नहीं इनके पीछे जाइए। ये हार्ड मेंटेलिटी इज जो भेड़ चाल होती है, जब उनको लगता है कि हर कोई इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, ये इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है और वो भी वही करते हैं, उससे कोई किसी को नहीं बचा सकता। वो अगर एक बार डिसाइड कर लिया और सब भेड़ चाल में एक साथ चले गए, उस इंडस्ट्री को ऊपर पहुंचा देंगे और बाकी सारी इंडस्ट्रीज नीचे आएंगी धड़ाम। और उससे जो भी रिस्क हो रहा है हमें, दैट इज अनकंट्रोलेबल, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो हेंस द मार्केट रिस्क इज द टेंडेंसी ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस टू मूव टुगेदर, के सिक्योरिटी प्राइसेस साथ में मूव कर रहे हैं,
एक इंडस्ट्री के बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का दिमाग ये है कि सब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी इसमें इन्वेस्ट करूंगा। इफ द मार्केट इज फॉलिंग, अगर मार्केट फॉल हो जाता है, मतलब गिर जाता है वहां पे, देन इवन गुड परफॉर्मिंग कंपनी शेयर्स जो है उनके भी प्राइसेस में डिक्लाइन आता है, उनके भी प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जो भी शेयर प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू द मार्केट फैक्टर्स इज टर्म्ड एज मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क की वजह से जो भी प्राइसेस में फॉल आया है, दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क बेसिकली 2/3 टोटल सिस्टमैटिक रिस्क का कंसिस्ट करता है। ज्यादातर जो चीजें हैं वो मार्केट रिस्क की वजह से होती है, ज्यादा आपने देखा होगा, ज्यादातर इसी वजह से तो होते हैं चेंजेस। इकोनॉमिक चेंजेस तो बहुत कम आ रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, बट इकोनॉमिक चेंजेस आर वेरी रेयर। बहुत जल्दी इकोनॉमी रिसेशन या बूम पे नहीं जा रही है हमारी। तो आप लोगों ने देखा होगा मार्केट रिस्क वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क में, क्योंकि जो हर्ड मेंटेलिटी है इन्वेस्टर्स की, यू कैन नॉट चेंज दैट मेंटेलिटी एंड यू कैन नॉट इवन कंट्रोल दैट मेंटेलिटी। और आप उनको गाइड भी नहीं कर सकते, आप उनको बोल ही नहीं सकते, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट दे विल इन्वेस्ट। और उसकी वजह से वो जो रिस्क आएगा कि जो टेंडेंसी, जो सिक्योरिटी का प्राइस मूव हो रहा है एक साथ, और किसी ने अगर गलत इंफॉर्मेशन दे दी, वो एकदम से नीचे आ जाएगा। दैट फॉल इन द प्राइसेस इज नोन एज मार्केट रिस्क। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं, अगले आने वाले 6 महीने में ऐसा हो जाएगा, ये कंपनी तो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, उसके बाद वो नीचे, और उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते उन शेयर प्राइसेस को अप करने के लिए, या उस टाइम पे उस चीज का, उस रिस्क से बचाने के लिए। जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है और वो बाई चांस उसको होल्ड करके भूल गए हैं, दे विल सफर द लॉस। जो टाइम से निकाल लेंगे वो निकाल लेंगे 10-20 रुपए का नुकसान होने पे, जो नहीं निकालेंगे वो बहुत सफर करेंगे, है ना। तो मार्केट रिस्क इज मेंटेलिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स के बेसिस पे जो रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो मार्केट में इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से होता है। जैसे मैंने जो आपको बताया था कि मोस्टली जो हमारे सिस्टमैटिक रिस्क है वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से होते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंजेस या इकोनॉमिक चेंजेस है। आप बोलोगे कि मैम आप तो मार्केट रिस्क बता रहे हो, कि मार्केट रिस्क क्यों होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्यों होता है, तो इसमें जो हमारे पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल वो सारे चेंजेस थे वो कहाँ है। सो इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज होता है दैट इज इकोनॉमिकल चेंज, है ना। आरबीआई अगर बोल देती है कि इंटरेस्ट रेट आज के बाद इतना रहेगा, या कोई भी इंस्टीट्यूशन बोल देता है कि इन सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट रेट विल बी दिस, अब उससे क्या होगा, उससे शेयर के प्राइस या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो है उनके बॉन्ड प्राइसेस वो इनवर्सली रिलेटेड हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट से। इनवर्सली मतलब अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आएगा, अगर वो नीचे जा रहा है तो वो ऊपर जाएगा, ऐसे इनवर्सली, है ना, नेगेटिवली रिलेटेड। बॉन्ड प्राइसेस एंड जो भी हमारा मार्केट इंटरेस्ट रेट है ये इनवर्सली रिलेटेड है। कैसे, मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो हमारे बॉन्ड प्राइसेस फॉल होंगे, गिरेंगे, एंड वाइस वर्सा। इसमें हमारे पास ना दो तरीके का रिस्क आता है, फर्स्ट वन इज प्राइस रिस्क, सेकंड वन इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क इंटरेस्ट रेट में। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। आपने बॉन्ड्स में पैसा लगाया और आपने देखा कि बॉन्ड्स जो है वो आपने 1,000 का बॉन्ड लिया और उस पे इंटरेस्ट रेट था 10%। अब मार्केट में वो इंटरेस्ट रेट 10 से 20% हो गया, मार्केट में वो इंटरेस्ट रेट 10 से 20% हो गया। आप अगर उन बॉन्ड को होल्ड करके रखोगे तो यू विल बी गेटिंग 10% इंटरेस्ट ओनली। लेकिन जो दूसरे लोग जो नया बॉन्ड लेंगे दे विल बी गेटिंग 20%, है ना। मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, 20% हो गया। तो जो नए बॉन्ड लेंगे, खरीदेंगे, उनको तो 20% इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको तो 10% मिल रहा है। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, क्या आप उन बॉन्ड्स को होल्ड करना चाहोगे? कर सकते हो, बट एट अ वेरी लो प्राइस। आप कहोगे तो इसका प्राइस कम करो, भाई मुझे रिटर्न भी तो कम मिल रही है, इतने में मैं वो वाला बॉन्ड खरीदूंगा ना जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इधर आई विल विड्रॉ माई मनी और मैं छोड़ दूंगी उस बॉन्ड को, और या फिर मैं उनसे डिमांड करूंगी कि इसका प्राइस कम करो। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस डिक्लाइन हो रहा है ना। तो ऐसे ही अगर बाई चांस कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट, 10% आपको मिल रहा है, अब मार्केट में 8% हो गया, अब आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा पैसे लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम खुश हैं।
बताएंगे भी नहीं किसी को कि मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। बट प्रॉब्लम किसको होगी? कंपनी को। कंपनी आपको 10% इंटरेस्ट क्यों देगी? कंपनी कोशिश करेगी कि इन बॉन्ड्स को वापस मंगवाते हैं ना, इन बॉन्ड्स को वापस मंगवा के नए बॉन्ड्स इश्यू करेंगे 8% पे। क्यों हम 10% इनको इंटरेस्ट दें जब मार्केट में जो रेट है दैट इज 8%? और या फिर इतने कम रेट में क्यों दे? हम प्राइस बढ़ा देते हैं। और वो क्या करेंगे? नया बॉन्ड अगर इशू करेंगे तो ज्यादा प्राइस पे करेंगे, या फिर पुराने वाले जो बॉन्ड्स आपने कम पैसे पे खरीदे थे उसका प्राइस बढ़ा देंगे। राइट? तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि इंटरेस्ट अगर कम हो रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो प्राइस कम हो रहा है। एंड आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि ऐसा कैसे हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे हुआ ये? यस और नो? यस। अब इसमें दूसरा जो हमारे पास बच्चे रिस्क आता है, अच्छा इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप उससे सॉल्व करके भी देखोगे तो आप मैथमेटिकली भी यू कैन प्रूव इट। बट लॉजिकल रीजन क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा होता है कि बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं इंटरेस्ट रेट मार्केट में अगर ऊपर नीचे हो जाए। हम लोगों की तो मेंटेलिटी अभी तक यही थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा ना, है ना? बट क्यों नहीं बढ़ेगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि प्राइसेस बढ़ने का मतलब है अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए तो मैं उसको होल्ड ही क्यों करूंगी छोटे इंटरेस्ट रेट वाले को, कम इंटरेस्ट रेट वाले को। दैट इज द रीजन। अब इसमें हमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं। प्राइस रिस्क इज रिस्क एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। ये हमने अभी डिस्कस किया कि इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से बॉन्ड प्राइसेस पे जो इम्पैक्ट आ रहा है दैट इज प्राइस रिस्क। इट मस्ट बी नोटेड दैट बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली, ये भी आपने याद रखना है कि इनवर्सली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा अगर कम होगा तो बढ़ेगा, ये सब ऐसे। ठीक है? इसमें आपका जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू कूपन रेट इज इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय मार्केट इंटरेस्ट रेट इनटू पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड। कूपन रेट जो हमारा अभी चल रहा है डिवाइडेड बाय मार्केट इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने बढ़ा के अभी बताया है आपको, इनटू पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इससे आप बॉन्ड प्राइस निकाल सकते हो, एडजस्टेड बॉन्ड प्राइस। अब एडजस्टेड मैं क्यों बोल रही हूँ? इतना मार्केट इंटरेस्ट रेट है और मुझे इतना मिल रहा है, तो मेरा बॉन्ड का प्राइस क्या होना चाहिए, सही प्राइस क्या होना चाहिए, वो मैं निकाल सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी? मैं फिर एक ऑफर, काउंटर ऑफर दे सकती हूँ कि इतना अगर बॉन्ड प्राइस होगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज आई विल बी लिविंग दीज बॉन्ड्स। मैं इस सिक्योरिटी में से अपनी इन्वेस्टमेंट हटा लूंगी। लेकिन अगर इसका प्राइस आप इतना कर दोगे, मतलब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहा है, ठीक है, आप मुझे अगर इतना ही इंटरेस्ट रेट देते रहे तो इसका प्राइस कम करना पड़ेगा आपको। उससे फायदा मुझे क्या होगा? उससे मुझे क्या फायदा होगा कि जब कभी मैं उसको बेचूंगी तो द डिफरेंस विल बी हायर, क्योंकि मेरा प्राइस वुड बी लेस, और जो सेलिंग प्राइस होगा दैट वुड बी हाई, जो डिफरेंस होगा दैट विल बी हायर, तो मेरी टर्न हाई होगी। ठीक है? इंटरेस्ट रेट तो मिल रहा है, ठीक है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट भी फिर उस कम प्राइस के हिसाब से जब परसेंटेज निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में बढ़ा हुआ मिल रहा है। ठीक है? तो मैं यहाँ से वो बॉन्ड प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ जिसपे मुझे आज वाले कूपन रेट को कंटिन्यू कर सकती हूँ मैं। तो उसमें मैंने क्या फॉर्मूला लगाया कि आज वाला कूपन रेट डिवाइडेड बाय मार्केट में जो चल रहा है इंटरेस्ट रेट, मार्केट में जो डिक्लेयर हुआ है, इनटू पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है? इसमें एग्जांपल आपको दिया हुआ है, अ बॉन्ड इशूड एट पार रुपीज 1000 का बॉन्ड है, हैज 5 ईयर का मेच्योरिटी पीरियड, 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड है, कूपन रेट 10% है। अब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% कर दिया गया। 10% था मेरा तो कूपन रेट, लेकिन इन्होंने 12% कर दिया। We will not find any buyer for this bond at rupees 1000 because the bond will provide interest income at 10% while the market interest rate is 12%. सिंपल, यही बात मैंने आपको बताई है। 1000 में इस बॉन्ड को तो अब कोई नहीं खरीदेगा ना जो 10% इंटरेस्ट दे रहा है। 1000 में मैं वो बॉन्ड खरीदूंगी जो 12% इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है? Therefore, this bond becomes attractive only at a price lower than the rupees 1000. अगर 1000 से कम में मुझे ये कम इंटरेस्ट वाला मिलेगा मैं फिर भी खरीद लूंगी, पर 1000 में 12% वाला मिल रहा है और 1000 में 10% वाला मिल रहा है,
ये तो नहीं करेंगे हम, इतने भी स्टूपिड तो नहीं है कि हम ये वाला डिसीजन लेंगे कि नहीं ठीक है पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो देख लेते हैं 1,000 में 10% वाला लेके भी क्या, इस बार थोड़ा ले लेते हैं रिस्क, है ना। ऐसा तो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ठीक है मैं कम इंटरेस्ट रेट वाला भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए प्राइस मैं आपको बताऊंगा कि उस प्राइस पे मैं लूंगा, ठीक है। देयरफॉर द बॉन्ड प्राइस विल बी कैलकुलेटेड एज बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू कूपन रेट कितना है 10%, उसके बाद ये हमारा है 12 जो मार्केट रेट है इनटू 1000। और मैं कह रही हूँ ये, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, दैट इज 833, ये 3 नहीं है, 833 के 833 में मैं ये 10% वाला खरीदने को फिर भी रेडी हूँ, लेकिन मैं इसको 1,000 में तो नहीं खरीदूं। ये सॉरी दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, इट इज 833 ओनली, ठीक है। क्लियर है सबको ये, आगे बढ़े। ओके बेटा तुमको समझ तो आ रहा है ना सब, ऐसा तो नहीं लग रहा मैं फ्रेंच बोल रही हूँ और मे बी स्पेनिश, ऐसा तो नहीं लग रहा। ठीक है, यस मैम रिया यू सेड यस, अच्छा ओके क्लियर है। आई थॉट यू आर सेइंग कि हाँ यस लग रहा है कि स्पेनिश बोल रहे हो। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो भी मेरी इनकम आई है, बीट डिविडेंड इनकम बीट इंटरेस्ट इनकम, जो भी मेरे पास इनकम आई है जो मुझे मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉल से या कैसे भी मुझे मिली है इनकम मिली है, उसको री इन्वेस्टमेंट करने का भी रिस्क जो है मेरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो मेरा री इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ जाएगा। मतलब अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो जाता है, बढ़ा नहीं, पहले मैं 10% ले रही थी, अब मार्केट इंटरेस्ट रेट बिकम्स 8%, कम हो गया, फॉल हो गया उसमें, ठीक है। 8% आ गया, पहले मैं 1,000 पे 10% के हिसाब से 100 रुपीज इंटरेस्ट इनकम मुझे मिल रही थी और मैं उसको री इन्वेस्ट कर रही थी, मैं उसको री इन्वेस्ट कर रही थी और उससे मुझे पैसा आ रहा था, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट पे फिर से इंटरेस्ट मिल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा था मेरा, है ना। लेकिन अब अगर 8% हो जाएगा वो, तो क्या मैं 100 रुपीज ही दे पाऊंगी री इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या 100 रुपीज जाएंगे मेरे री इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं, 100 रुपीज तो नहीं जाएंगे। अब कितना जाएगा? 1,000 रुपीज पे 8% इज 80 रुपए, सिर्फ मैं 80 रुपए इन्वेस्ट कर पाऊंगी। तो यहाँ पे बोला गया है इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स बॉन्ड प्राइस राइजेस बट री इन्वेस्टमेंट रिस्क राइजेस। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग कि कम होने से आपका बॉन्ड प्राइस तो बढ़ जाएगा, बट आपका जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है इन्वेस्टर्स के दिमाग में वो भी तो आएगा, ठीक है। देयरफॉर प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम करते हैं, ठीक है। और बोथ दीज रिस्क मे नॉट कंप्लीटली ऑफसेट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ऑफसेट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट चेंजेस इज द मेन सोर्स ऑफ रिस्क स्पेशली इन केस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज सच एज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। इनमें ये मेन सोर्स ऑफ रिस्क है। आपकी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में और कोई रिस्क नहीं है, यू विल बी गेटिंग द रेगुलर इनकम, दैट इज फाइन। बट वो रेगुलर इनकम में भी देयर वुड बी चेंजेस, वो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे बट होंगे, है ना। तो ये आपका मेन सोर्स ऑफ रिस्क है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की जब हम बात करते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेजिंग पावर रिस्क या फिर इन्फ्लेशन रिस्क। अब एक बात मुझे बताइए कि हम जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उसमें इन्फ्लेशन को यूजली यूजली हम इन्फ्लेशन को उसमें कंसिडर नहीं करते, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इन्फ्लेशन का या फिर टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट होता है वो भी हम पढ़ेंगे आगे, रिस्क पे या रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट होगा हमारा। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज परचेसिंग पावर रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क। ये इन्फ्लेशन की वजह से अराइज होता है। इन्फ्लेशन क्या है? जो भी हमारी सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइसेस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। जब हमारे प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते रहते हैं, सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइसेस नॉन एज इन्फ्लेशन, बढ़ते रहते हैं जब प्राइस। लेकिन इस इन्फ्लेशन से होता क्या है? हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती है।
कैसे? जैसे अभी 100 रुपए में मैं मान लो या 50 रुपए में फॉर एग्जाम्पल मैं 2 किलो सब्जी खरीद सकती हूँ कोई भी, या आलू खरीद सकती हूँ, ठीक है? तो अभी मैं वो 50 रुपए में खरीद सकती हूँ 2 किलो। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हो जाती है और कंसिस्टेंट इंक्रीज होती है आलू के प्राइसेस में, जो कि जाते भी हैं कई बार, आपने देखा होगा, प्याज तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। प्याज ले लेते हैं कि प्याज अभी मैं 50 रुपए के 2 किलो खरीद पा रही हूँ, लेकिन अगर इन्फ्लेशन आ जाए, अगर उसमें कांस्टेंट एकदम इंक्रीज होता रहे उसके प्राइसेस में, तो फिर 50 रुपए में मेरी परचेजिंग पावर विल बी लेस। मैं 50 रुपए में कम चीजें खरीद पाऊंगी, सेम अमाउंट ऑफ मनी में मेरी परचेजिंग पावर कम होगी, है ना? तो इन्होंने बोला है सेम अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय फ्यूअर थिंग्स और सर्विसेज, है ना? वो रिस्क हम लोगों के पास आ सकता है, वो रिस्क भी अराइज हो सकता है, और जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। क्या इन्फ्लेशन कंपनी कंट्रोल कर सकती है? नो। तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर इफ इन्वेस्टर्स इनकम डज नॉट इंक्रीज इन टाइम्स ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, देन द इन्वेस्टर इज एक्चुअली गेटिंग लोअर एंड लोअर इनकम इन रियल टर्म्स, राइट? अगर मैं इन्फ्लेशन को कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ और मेरी एक फिक्स्ड इनकम है, और मेरी इनकम में इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई चीज है ही नहीं, तो मैं मान लो आज भी मुझे 100 रुपए मिल रहा है, मुझे कल भी 100 रुपए मिल रहा है, मुझे परसों भी 100 रुपए मिल रहे हैं, या फिर मुझे अगले 6 साल तक 100 रुपए मिल रहे हैं, क्या 100 रुपए की जो एक आज कीमत है, वो 100 रुपए की कीमत 5 साल बाद रहेगी? नहीं। आपको तो पता होगा, शायद शायद मेरे टाइम पे तो होता था, मुझे नहीं पता, मैं कितनी बुरी हो गई हूँ बुजुर्ग, लेकिन मेरे टाइम पे 1 रुपए की 4 टॉफियां मिलती थी। अब मुझे नहीं पता आपके टाइम पे मिलती थी कि नहीं। आज 1 रुपए की 1 टॉफी मिलती है। तो क्या चेंज नहीं है? क्या इन्फ्लेशन नहीं हुई? क्या ऐसा हुआ है कि उस टॉफी में कुछ ज्यादा इंक्लूड कर दिया है, क्वांटिटी ज्यादा दे रहे हैं? नहीं, इट इज द सेम टॉफी, और वो सेम टॉफी 1 रुपए की मिल रही है आज के टाइम पे मुझे। बट अगर मैं उस टाइम पे ये कंसीडर ना करूं कि 1 रुपए में मुझे कम चीजें मिलेगी, तो मुझे इस 1 रुपए को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि ये 4 रुपए बन सके, ताकि मैं वो 4 टॉफीज खरीद सकूं, तो फिर मैं गलत इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। क्योंकि मुझे तो टाइम के साथ आने वाली इंक्रीमेंट इन द प्राइसेस को भी ध्यान में रखना है। नाउ क्वांटिटी, यस, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, प्राइस इंक्रीज होता है, दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन इज, दैट इज व्हाट जो हमारा परचेसिंग पावर रिस्क है, दैट इज व्हाट इट इज, कि मेरी क्वांटिटी कम हो जाती है, बट मेरा प्राइसेस हाइक होते रहते हैं। जैसे प्याज का, अभी मैं 2 किलो खरीद पा रही हूँ 50 में, बट मुझे नहीं पता है कि 6 महीने बाद मैं खरीद पाऊंगी कि नहीं। अगर इन्फ्लेशन आया, आई वुड नॉट बी एबल टू बाय 2 kgs ऑफ अनियंस, और वो भी 50 रुपए में। नो, देन देन आई वुड नीड एटलीस्ट 200 रुपीज 2 किलो खरीदने के लिए, क्योंकि 100 रुपए के हिसाब से चला जाता है। मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, चला जाता है इतना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि इसीलिए इन्वेस्टर्स की इनकम तो इंक्रीज नहीं हो रही जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हम लोगों के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। और इसलिए अगर हम देखें, ध्यान दें, तो हमें बहुत कम इनकम मिल रही है। मुझे वो 100 रुपए लग तो बहुत रहे हैं, पर जो इनकम मुझे मिल रही है रेगुलरली, वो 100 रुपए कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो एक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से बताऊं तो टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे, टाइम के हिसाब से नहीं है। कि आज जो वैल्यू है, आज के टाइम पे जो वैल्यू है पैसे की, वो अगले 5 साल बाद नहीं होगी 100 रुपए की वैल्यू। उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एंड दैट रिस्क इज नॉन एज परचेजिंग पावर रिस्क। वो जो फ्लक्चुएशन आ सकती है, वो जो इंक्रीमेंट हो सकता है प्राइस में, जिसको आप पहले से सोच के नहीं चलते, दैट इज नॉन एज परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू हाई लेवल ऑफ परचेजिंग पावर रिस्क। व्हाई? क्योंकि इक्विटी शेयर्स में तो क्या है, आपका अगर इक्विटी शेयर है, उसमें तो आपकी इनकम वेरिएबल होती है ना, इंक्रीज भी हो जाएगी टाइम के साथ साथ। बट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में तो यू विल बी गेटिंग फिक्स्ड इनकम ओनली। तो फिक्स्ड इनकम जो है, ये परचेजिंग पावर रिस्क उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, तो 100 ही रुपए मिल रहे हैं फिर 5 साल तक। तो वहां पे ये रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना? इसीलिए फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर है, इसमें एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, हम ये वाली डिस्कशन कर लेते हैं एग्जाम्पल वाला। कि एक इन्वेस्टर है, उसने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया 10% बॉन्ड एट पार वैल्यू ऑफ रुपीज 1000, 1000 का बॉन्ड था, 10% इंटरेस्ट रेट, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और एट द एंड ऑफ द ईयर द इन्फ्लेशन रेट इज 5%। 1 साल के बाद 5% इन्फ्लेशन रेट हो गया। तो अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं, तो मैं तो 10% 1000 रुपीज पे 100 5 साल तक मिलता रहेगा। बट ये 5% जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या मैं इसको कहीं कंसिडर कर रही हूँ?
अब इनकम की बात करो कि अगर इंटरेस्ट इनकम मेरी नॉमिनल टर्म्स में देखो तो 100 रुपीज आ रही है। रियल टर्म में अगर मेरी इनकम आप देखोगे तो 100 रुपीज में से ये डिवाइड है यहाँ पे बच्चे, सॉरी, ये कई बार ना जब भी हम लोग पीपीटी बना रहे होते हैं तो थोड़ा टाइपो या ऐसे एरर्स आ जाते हैं, सो प्लीज डोंट माइंड दिस। तो बेसिकली क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 इनकम है मेरी, इसको मैं एडजस्ट करूंगी इन्फ्लेशन के साथ। और बच्चे जिस भी चीज के साथ एडजस्ट करते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है ना। तो 100 रुपीज इनकम है, उसको एडजस्ट कर रही हूँ इन्फ्लेशन के साथ। इन्फ्लेशन कितना है, 0.05, 1 + 0.05 इन्फ्लेशन है मेरा। 100 डिवाइडेड बाय 1 + 0.5 जब मैंने किया इज इक्वल टू 95.23। तो एक्चुअली यू आर गेटिंग 95 रुपीज ओनली, जिसको आप 100 समझ रहे हो। अगर आप उसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड करो तो कम मिल रही है आपको, रियल टर्म में कम है आपकी इनकम। आपको वो इन्फ्लेशन कंसीडर करके अपनी इनकम को ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा इनकम के लिए कोशिश करो, है ना। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, for example, at the end of the year, ₹100 will buy goods and securities। अब इसके बाद जब एंड में आप जाओगे तो 100 जो है उससे आपको सिर्फ 95 रुपए वाली चीजें मिलेंगी। इतनी ही वैल्यू है इसकी उस टाइम पे। जैसे मैंने बताया, 1 रुपए में अब एक ही टॉफी मिलेगी, अब 4 नहीं मिलेंगी। वो 4 मिल रही थी तब, लेकिन वो इन्फ्लेशन मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ ना। जब मैं इन्फ्लेशन कंसीडर अगर करूँ तो अब क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, बट इंग्रेडिएंट्स का प्राइस तो बढ़ गया है इन्फ्लेशन की वजह से, और उसकी वजह से द कॉस्ट बिकम्स हाई, और हाई होने की वजह से वो हमारे पास 1 रुपए की आने लगी है। अब जो मैं अगर अपनी इनकम देखूं तो 1 रुपए की जगह अब, सॉरी, 1 रुपए में 4 की जगह अब मुझे वो 1 रुपए में 1 मिल रही है। सेम यहाँ है कि 100 रुपए की जो आप गुड्स या सर्विसेज खरीदोगे वो 95 रुपए की खरीदोगे, मतलब आप, ये वाली चीज है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इट इज ऑफन सेड दैट इक्विटी शेयर्स आर गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इक्विटी शेयर्स यहाँ पे आपके लिए सेफ ऑप्शंस हो सकते हैं। हेज इज अ टेक्निक जिससे आप अपने आप को रिस्क से बचा सकते हो। तो इक्विटी शेयर्स यहाँ पे सही चीज हो सकती है जिसमें इन्वेस्ट आपको करना चाहिए अगर आपको इन्फ्लेशन से बचना है तो। क्योंकि इक्विटी शेयर्स क्या है, उसमें फ्लेक्सिबल इनकम होती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम नहीं है। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, है ना। और this is based on the assumption that in time of inflation, dividend or share price also rise so as to compensate for the loss in the value of the money due to the rising the price। सेम चीज कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इक्विटी शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे इन्फ्लेशन के साथ साथ, डिविडेंड या जो शेयर प्राइस है उनमें भी राइज होगा, वो भी बढ़ेंगे, वो उनमें भी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इक्विटी शेयर्स आर द सेफ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज एक्सचेंज रेट रिस्क। अगर आपकी कंपनी कोई ऐसे फॉरेन करेंसी से एक्सपोजर है आपकी कंपनी का, तो वहां पे एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो अराइज हो सकता है। ये बेसिकली चेंज अगर हो फॉरेन करेंसी की वैल्यू में उस पे डिपेंड करता है अगेन। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ रिस्क अफेक्ट्स ओनली द सिक्योरिटीज, सिर्फ वो सिक्योरिटीज ऑफ दोज कंपनीज जिनका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होता है, सिर्फ उन कंपनीज की सिक्योरिटीज में अगर आपने इंटरेस्ट करा हुआ है तो ही ये रिस्क आपको होगा, है ना। जो कंपनीज फॉरेन करेंसीज में या फिर फॉरेन कंपनीज के साथ डील करती है या उनका फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हैं, फॉरेन एक्सपोजर है, उन कंपनीज के शेयर्स अगर आपने ले रखे हैं तो करेंसी में चेंज होने की वजह से वो कंपनी के शेयर प्राइसेस में चेंज होगा, और या फिर बॉन्ड्स में चेंज होगा या फिर डिबेंचर्स में चेंज होगा, जिसकी वजह से आपको रिस्क होगा, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, गिवन द ग्लोबल नेचर ऑफ द बिजनेस इन दिस मॉडर्न टाइम द लार्ज सेक्शन ऑफ कंपनीज हैव फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल, अगर रुपीज जो है मेरा डेप्रिशिएट हो जाता है, 50 की जगह 60 का हो गया, एक US डॉलर, डेप्रिसिएशन पता है ना, डेप्रिशिएट होना इज $1 के बदले में ज्यादा पैसे जाना, एंड अप्रिशिएट होना $1 के बदले में कम पैसे, थोड़ा ऑपोजिट इसके डेफिनेशन है। देन द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड मटेरियल विल इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो वो इंक्रीज होगी इवन दो देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज नहीं है बट मैं ज्यादा पैसे दूंगी फिर। अगर जैसे रुपीज की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, डॉलर तो उतना ही है ना, डॉलर एक है, $2 भी मैंने लिया था, मान लो कि $2 का कोई सामान आना है, मतलब 50 के हिसाब से 100 रुपए, लेकिन मेरे रुपीज की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, 60 रुपए हो गई,
ठीक है, सामान वो एक ही आएगा, $2 का था, लेकिन अब मुझे पैसे कितने देने पड़ेंगे, 120। तो कहीं ना कहीं आई एम पेइंग मोर मनी फॉर द सेम क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या सेम मटेरियल जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसके लिए सेम के लिए उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, बट रुपए की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, दैट इज व्हाई आई विल हैव टू पे मोर। ठीक है, therefore company importing this material will have to spend more rupees to buy dollars for paying for the imported material। मतलब यूजुअली द सिस्टम इज कि आप क्या करते हो, ज्यादा पैसे देके पहले डॉलर्स खरीदते हो एंड देन यू मेक द पेमेंट इन डॉलर्स। दैट इज द सिस्टम। कि आप क्या करते हो, आप ऐसे नहीं करते कि चलो कोई सामान आया है एंड यू पे इन रुपीज, नो। पहले आप अपने पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बनाते हो, आप अपने पैसे से अपने रुपीज से डॉलर्स खरीदते हो और फिर यू मेक द पेमेंट्स इन डॉलर्स ओनली, क्योंकि डॉलर इज द सिस्टम जिसमें कॉमन सिस्टम जिसमें मोस्टली सारी जो कंट्रीज हैं वो डील कर देती है, इसलिए आप ऐसा करते हो, है ना। तो वहां पे अगर हमारे रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, एक्सचेंज रेट में थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाता है, उसकी वजह से जो चेंज आएगा, दैट वेरिएबिलिटी इज एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी, क्लियर है बच्चे। सिस्टमैटिक हमारा खत्म हो गया। सिस्टमैटिक इज ब्रॉडर रिस्क, जो हमारे ब्रॉडर फोर्सेस जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, हमारे शेयर प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है। या तो आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो कि आपको एक बार में समझ में आ रहा है, और या ये टॉपिक बहुत इजी है कि आपको एक बार में समझ में आ रहा है, ऐसा है, या फिर आपको जल्दी जल्दी बस क्लास खत्म करनी है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क एक बार पढ़ लेते हैं। सो अनसिस्टमैटिक रिस्क इज, हाँ यस मैम, हाँ मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट है। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज जो सिस्टम की वजह से नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक कंपनीज के कंट्रोल में है। ठीक है, इंटरनल है। और सच एज इश्यूज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, जो हमने बात करी है, एसेट्स से रिलेटेड है, लेबर या कैपिटल से रिलेटेड है। therefore unsystematic risk can be diversified। उसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है बाय होल्डिंग एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल, इफ आई नो दैट ये कंपनी ठीक है बट मैनेजमेंट इज नॉट गुड, तो मैं क्या करूं, मैं रिस्क अगर लेना चाहूंगी तो मैं कुछ शेयर्स खरीद लूंगी, बट बाकी शेयर्स में दूसरी अच्छी कंपनी से खरीद लूं। या अगर मुझे लग रहा है कि इसमें कैपिटल की थोड़ी प्रॉब्लम है कंपनी में, तो मैं कुछ शेयर्स ले लूंगी, रिस्क ले लूंगी थोड़ा बहुत के, थोड़े शेयर्स लगा के देख लूं, क्या पता हाइक हो जाए प्राइस में। बट मैं उसको डाइवर्सिफाई करूंगी कहीं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके। तो कहीं ना कहीं इस रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, जो कंपनी स्पेसिफिक होता है, जो कंपनी के इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है और आपको उसकी नॉलेज है। तो आप क्या कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो एफिशिएंट बनाओ ना, उसमें ऐसी सिक्योरिटीज भी रखो जिन सिक्योरिटीज में रिस्क कम हो सकता है, जिन सिक्योरिटीज में रिस्क ना हो, वैसी सिक्योरिटीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, या फिर जिसमें हायर रिटर्न हो, तो उससे आप ऑफसेट कर सकते हो अपने इस वाले रिस्क को, डाइवर्सिफाइबल रिस्क। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड, यस, यू कैन से कि गवर्नमेंट बॉन्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल जिससे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, क्योंकि वहां से एक फिक्स्ड आपको इनकम मिलती रहेगी। यस, अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस रिस्क एंड देन फाइनेंशियल रिस्क। वही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस रिस्क जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द कंपनी की वजह से के साथ एसोसिएट करता है, या फिर उसकी वजह से हो सकता है, उसको हम ऑपरेटिंग रिस्क भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की वजह से। इट इज द रिस्क दैट अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो बच्चे, जब कंपनी काम करती है तो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, उनको कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। एंड समटाइम्स आपके प्रॉफिट्स इतने नहीं होते हैं, प्रॉफिट्स ना हो, रिवेन्यू ना हो, लेकिन वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी। अगर बाई चांस ऐसा हो तो आपको बिजनेस रिस्क होगा, मतलब आपके पास इनकम नहीं है, बट आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हैं जो आपको बेयर करनी ही करनी है फॉर दैट टाइम पीरियड, और आपके पास इस बार रिवेन्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क है, उसकी वजह से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हैं उसकी वजह से, दैट रिस्क इज नोन एज बिजनेस रिस्क। इसको हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से होने वाला रिस्क बोल सकते हैं। अब इसमें बिजनेस रिस्क जो है वो मेजर कैसे करते हैं,
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज से। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने लेवरेज वाला चैप्टर पढ़ा है फाइनेंस में, बट लेवरेज जो है हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, ये 3 तरीके की लेवरेज होती है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो हमारे ऑपरेटिंग जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है या फिर ऑपरेटिंग पढ़ा है सब में। यस मैम पढ़ा है, यस ड्यूएल डीएफएल डीसीएल। ओके देन लेट मी नो व्हाट इज डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपके हिसाब से क्या है? इसमें वैसे आपके पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आई नो अदिति, इट्स रिटन हियर, बट द लॉजिक बिहाइंड दैट, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन सेल्स, दैट इज फाइन। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सेल्स है मेरी, जिससे मेरी इनकम आती है, सेल्स वो है जहां से मुझे मेजर अमाउंट मेरा मिल रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि उस सेल्स के हो जाने से मेरी ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। कि क्या वो सेल, मैंने हमेशा आपको बोला है ना कि जिस चीज के साथ कंपेयर करते हो वो डिनोमिनेटर में लिखना है ना। सेल्स के साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ कि अगर मेरी सेल्स में चेंज आ जाए, अगर मेरी सेल्स डिक्रीज हो जाए इस बार, तो मेरी ऑपरेटिंग इनकम एकदम से इंपैक्ट होगी, होंगी कि नहीं? आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, यहाँ पे हम सेल्स लिखते हैं, यहाँ पे मेरे सारे एक्सपेंसेस पहले डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट लिखे होते हैं, और फिर मैं जब वो माइनस प्लस करते हुए आती हूँ, इधर ग्रोस प्रॉफिट होता है उसको ब्रोट डाउन करो, फिर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से फिर माइनस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सेल का अमाउंट है दैट टेल्स अस कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर मेरा वो सेल का अमाउंट कम हो जाए, मेरी सेल ही ना हो इस बार, तो उसकी वजह से वो जो ऑपरेटिंग इनकम दैट इज योर प्रॉफिट, उसमें क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंजेस आएंगे, है ना, दैट इज योर प्रॉफिट। तो हम यही बात कर रहे हैं कि सेल में अगर परसेंटेज चेंज हो जाता है, मेरी ऑपरेटिंग इनकम में उसके प्रोपोर्शनल ज्यादा चेंज होता है, मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द ऑपरेटिंग इनकम, ऐसे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपका ऑपरेटिंग रिस्क अराइज होता है कब, जब आपका ये जो डीओएल है इट इज मोर देन 1, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अगर आपका 1 से ज्यादा है, तो आप ऑपरेटिंग रिस्क पे हो। अब इसका मतलब क्या है कि बिजनेस रिस्क पे हो आप। और ये किस किस वजह से हो सकता है ऐसा? लेबर अनरेस्ट, मान लो लेबर सही से काम नहीं कर रही, या फिर स्ट्राइक पे है, धरने पे है, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने काम से, तो बनेंगी ही नहीं चीजें और सेल भी नहीं होंगी। ठीक है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी, कोई भी रीजन जिसकी वजह से आपको बिजनेस रिस्क हो सकता है। बट ये मेनली आपका ऑपरेटिंग लेवरेज पे डिपेंड करता है, कि मतलब सेल्स में चेंजेस होने से ऑपरेटिंग इनकम में कितने चेंजेस हो रहे हैं, दैट टेल्स यू दैट। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फाइनेंशियल रिस्क, जो कि कंपनी के फाइनेंसिंग डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी इज यूजिंग, उसमें वो कितना डेट रखती है, कितना इक्विटी रखती है, आपको पता है ना। एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम से भी चीज होती है, विच मीन्स कि आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट शुड बी लाइक कि आपका जो कॉस्ट जा रहा है ऑफ कैपिटल दैट शुड बी लो, लो होना चाहिए आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी आप कैपिटल यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हैं, उसमें जब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे लो होगा, वो ऑप्टिमम बोला जाएगा आपका स्ट्रक्चर। मान लो आपके पास कई सारे टाइप्स होते हैं कैपिटल के, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप पैसा रेज कर सकते हो, दैट कुड बी डिबेंचर्स, दैट कुड बी, जिसको डेट बोलते हैं हम, दैट कुड बी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब कंपनी कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करे, क्या ज्यादा इक्विटी रख रही है, क्या ज्यादा इक्विटी रखेगी तो प्रॉब्लम है, ज्यादा डेट रखेगी तो प्रॉब्लम है। डेट ज्यादा रखने से क्या प्रॉब्लम है कि वी विल हैव टू पे द इंटरेस्ट टाइमली, और उसके बाद वो हमारा एक कांस्टेंट लाइबिलिटी बन जाती है, और लाइबिलिटी है तो उनको पहले पे करना है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग रिटेन नहीं कर पाते, हम एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही इतनी है हमको पे करने की, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ये हमारा क्या है कि अगर डेट ज्यादा होंगे तो, इक्विटी ज्यादा होंगे तो भी प्रॉब्लम है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो
अगर ज्यादा लोगों के हाथ में डिस्पर्स होगी हमारी शेयर होल्डिंग, तो उसको मैनेज करना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट। दूसरी बात, वो थोड़ा सा ओनरशिप तो है वहां पे और हम अपना डिविडेंड भी बचा सकते हैं, बट वो सेफ नहीं है, क्योंकि जैसे आपके पास इक्विटी आए आप उनको बेचना चाहोगे तो बेच दोगे, है ना, आप होल्ड नहीं रखते हो उस चीज को। तो इन्होंने वही बोला है कि अब इसमें हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज होता है उसके बेसिस पे इस रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज लिवरेज क्या बात करता है कि मेरा जो अर्निंग पर शेयर है, बेटा अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं हम, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, एनीबडी? गूगल नहीं करेगा कोई भी, देखो नॉर्मल डिस्कशन है, और आप जो आपको समझ में आ रहा है आप वो बोल दो। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे जो आपने बोला है उसको पब्लिश कर दूंगी कहीं पे, है ना। एवरी आंसर इज करेक्ट, बट अपने दिमाग से देना है, क्योंकि आज गूगल करके देख के दे दोगे आंसर, लेकिन बाद में फिर आप ही के लिए प्रॉब्लम है, याद थोड़ा ही रहेगा क्या कॉपी किया था। दिमाग से सोच के बताओगे तो याद रहेगा। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय एवरी पर्सन, ओके, retained earning divided by equity shares. Okay. Can I say EBIT divided by equity shareholders? The number of equity shares? Can I say that कि मेरा EBIT that is earning before interest and tax is this? क्या ये फॉर्मूला हो सकता है EBIT? Yes. Okay. After tax. Very good. Manjeet, very good. After tax. EBIT is earning before interest and tax. But जैसे मैंने अभी बताया कि अगर डिबेंचर्स है और हमें इंटरेस्ट दे रहा है, या फिर लोन है हमें इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंटरेस्ट इज अ लायबिलिटी, पहले वो पे करना है, उसके बाद हमें टैक्स पे करना है, फिर हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, देन इट विल बी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि आपने अपनी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हटा दी। अब जो फंड बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, यही तो होता है, रेजिडुअल इनकम ही तो होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज रेजिडुअल इनकम, वो इक्विटी शेयर होल्डर की है, और जब आप उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से तो आएगा आपका अर्निंग पर शेयर। अब ये तो अर्निंग पर शेयर हो गया। अब मैं कह रही हूँ इस अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस आएंगे, परसेंटेज चेंजेस, अगर मेरे ईबीआईटी में चेंज हो जाए, क्या चेंजेस होंगे। ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स मैंने माइनस नहीं करे, बट ईबीआईटी में कोई चेंजेस हो गए। ईबीआईटी में चेंजेस भी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ईपीएस किस परसेंटेज से चेंज होगा, दैट इज माई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, अगर तो ये फाइनेंशियल लेवरेज का जो डिग्री है ये 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है companies using excessive debt capital are subject sorry therefore तो हम फाइनेंशियल रिस्क को एक्सपोज करेंगे, और कंपनी जो डेट यूज कर रही होंगी, डेट कैपिटल ज्यादा यूज कर रही होंगी, वो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा बेयर करेंगी। ठीक है, वो कंपनी जिनके पास डेट होगा ज्यादा, वो फाइनेंशियल रिस्क पे ज्यादा रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क बताना है। आप मुझे बताओगे, मैंने यहाँ पे 9 दिए हैं, 9 में से कौन कौन से नंबर का, आप सिर्फ नंबर लिख दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे कौन सा सिस्टमैटिक है कौन सा अनसिस्टमैटिक है। दैट इज अ क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आपको सिस्टमैटिक क्या होता है और अनसिस्टमैटिक क्या होता है समझ में आया है, यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट्स नथिंग लाइक कि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, नो, इट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक आप लिखोगे। पहले सिस्टमैटिक लिख देते हैं, आप मुझे बताओ, पहले सिस्टमैटिक करते हैं। आप मुझे बताओगे एन इंक्रीज इन ऑयल प्राइस बाय ओईसीडी, इज इट सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक लिखा है कई बच्चों ने, राइट, सिस्टमैटिक है। लेबर अनरेस्ट एट मारुति उद्योग लिमिटेड, ये मुझे बताइए। सेकेंड वाला, सेकेंड इज लेबर अनरेस्ट एट मारुति उद्योग लिमिटेड,
क्योंकि ये कंपनी का इंटरनल है लेबर अनरेस्ट, तो ये क्या होगा, अनसिस्टमैटिक इंटरनल फैक्टर है ना। नेक्स्ट, ब्रेकअप ऑफ भारती वॉलमार्ट जॉइंट वेंचर था भारती का और वॉलमार्ट का, वॉलमार्ट और भारती का जॉइंट वेंचर ब्रेक हो जाता है, तो ये आप मुझे बताओगे इज इट सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक? Unsystematic, you are saying. Sakshi, Sakshi is saying systematic. So basically, ये दो कंपनीज का इंटरनल मैटर था, वॉलमार्ट एंड भारती, इसीलिए सिस्टमैटिक नहीं हो सकता, ये अनसिस्टमैटिक है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स कहाँ आते हैं, अनसिस्टमैटिक में। इंक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई, आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ा दिया है, कम कर दिया है, तो अगेन इंटरेस्ट रेट हमने पढ़ा था, इट वुड बी सिस्टमैटिक। नेक्स्ट, डेट रिडन किंगफिशर एयरलाइंस डिक्लेयर्स बैंक्रप्सी, किंगफिशर एयरलाइंस अगर बैंक्रप्ट हो जाती है, ये कैसा रिस्क है? फिफ्थ, बैंक्रप्ट हो गई क्योंकि डेट था उनका अपना। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अभी हमने पढ़ा है अनसिस्टमैटिक में फाइनेंशियल रिस्क, एंड दैट इज ड्यू टू हाई डेट कैपिटल, और इसमें भी डेट ज्यादा था इसलिए बैंकरप्ट हो गई, तो इट इज अनसिस्टमैटिक। ओके, डिक्लाइन इन जीडीपी ग्रोथ रेट इज सिस्टमैटिक, ठीक है। अब बैड मानसून ईयर, अगर मानसून खराब चल रहे हैं तो, और उसकी वजह से कोई रिस्क आ जाए, क्या ये कंपनी के कंट्रोल में था? नो, दैट इज अनसिस्टमैटिक। सेवेंथ इज, सॉरी सिस्टमैटिक, सेवेंथ इज सिस्टमैटिक, अगेन सिक्स्थ एंड सेवेंथ इज सिस्टमैटिक। कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फ्रॉड एट सत्यम लिमिटेड, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि मिस गवर्नेंस हो या फिर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, तो दैट इज कंपनी का इंटरनल मामला है, तो अनसिस्टमैटिक। वेरी गुड। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर हो रहे हैं तो इज इट सिस्टमैटिक? यस, इट्स सिस्टमैटिक, है ना, सिस्टम में हो रहा है गड़बड़, तो आई गेस आप लोगों को सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक में बिल्कुल क्लियर हो गया है डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। नाउ विल कंटिन्यू विद मेजरमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क होता क्या है, कितने टाइप का है, क्या सोर्सेज, हमने सब पढ़ लिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी तो हमें पढ़ना है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो प्रिडिक्ट करना एक्यूरेट रिटर्न इज नॉट पॉसिबल, बट फिर भी हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते थे उसमें, है ना, निकाली ना हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड की रिटर्न, मतलब उसको प्रेडिक्ट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उसमें रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क में क्या होगा, रिस्क जो है जैसा कि मैं डिफाइन करती आई हूं, दैट इज वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में जो चेंजेस आएंगे ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, ड्यू टू वेरियस रिस्क, जो भी रिस्क है, मतलब जो भी चेंजेस आएंगे दैट इज नोन एज रिस्क। ये जो रिस्क है वो हमारे कई स्टैटिस्टिकल मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट कुड बी रेंज, स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस। अगर आपको याद हो, अगर आपने स्टैट्स पढ़ा हो, प्रोबेबिलिटी के बाद देयर वाज दिस चैप्टर स्टैंडर्ड एविएशन वाला, स्टैंडर्ड एविएशन में हम निकालते थे कितना वो स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहा है ना, ऐसा ही निकालते थे, कितना वो स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहा है, मतलब दूर जा रहा है, वेरिएट कर रहा है, कितना अलग है, मेन चीज से कितना अलग है। तो यहाँ भी तो मैं वही कह रही हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितनी अलग है मेरी एक्चुअल रिटर्न। तो अगर मैं स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला लगाऊंगी तो बेसिकली मेरे को रिस्क आ जाएगा कि जितना चेंज होगा दैट इज रिस्क, है ना, तो वो मैं कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर सकती हूँ। रेंज से भी कर सकते हैं। रेंज क्या है, हायर और लोवेस्ट पॉसिबल रिटर्न का डिफरेंस इज रेंज। तो जो अगर इनका डिफरेंस हायर द रेंज इज, ग्रेटर विल बी द डिस्पर्जन एंड हायर विल बी द रिस्क। अगर हाई रेंज होगी, हायर डिस्पर्जन होगा, तो हाई रिस्क होगा। ऐसे अगर लोअर रेंज होगी तो लोअर डिस्पर्जन होगा और लो रिस्क होगा। दिस मेन, अगर हाई रिस्क होगा तो दिस मेन, बट ये जो रेंज है ना, इससे हम सही रिस्क मेजर सही से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। रेंज में क्या है, डिफरेंस बता रही हूँ मैं कि ये हाई लेवल है रिटर्न का, ये लो है, ये जो बीच में आएगा ये मेरा रिस्क है। अरे वो तो मुझे भी पता है भाई, 50 रुपए मैंने मान लो 100 रुपए एक्सपेक्ट करे हैं, 50 मैंने लोअर रख दिया कि 50
से कम तो नहीं जाना चाहिए। 50 और 100 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज रिस्क, आई नो, बट कितना मुझे नहीं पता ना, कितना चेंज, 50 से 70 या 100 से 70 या 100 से 80, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए रेंज जो है उसका करेक्ट मेजर नहीं है, रिस्क को मेजर करने का करेक्ट तरीका नहीं है। इसलिए हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैसे निकालते हैं वो शायद आपको याद हो, मुझे नहीं पता है, बट आई विल ट्राई आपको एक बार याद दिलाने की। वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें क्या होता है, ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज्ड मेजर टू कैलकुलेट टोटल रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। टोटल रिस्क निकाल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक हमने पढ़ लिया, पर जो मेजरमेंट जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी, दैट इज नॉट सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। अभी मैं टोटल रिस्क को मेजर कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कहीं बात नहीं करी है कि सिस्टमैटिक कैसे निकालते हैं, अनसिस्टमैटिक। टोटल मेजर कैसे करते हैं रिस्क, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला हम देखेंगे। स्टैंडर्ड एविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ summation ब्रैकेट ओपन आर आई इज रिटर्न, जो भी आज की रिटर्न या आईएथ रिटर्न जो उस पीरियड की रिटर्न है, माइनस आर बार इज मीन या एवरेज रिटर्न। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इसका स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एन। एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी आपकी है। ठीक है, इससे जो हमारे पास आएगा, और समेशन करना है इसका हमने, वो मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगी। इसका समेशन करना है, या अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो याद दिला देती हूँ। फॉर्मूला था ये अंडर स्क्वायर ऐसे समेशन ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, अगर आपको वो फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद है, डिवाइडेड बाय n। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वाज दिस, कि ये हमारा आज का x रिटर्न है और ये इसका एवरेज निकाल लेते थे, फिर हर x की वैल्यू को उस एवरेज वैल्यू में से माइनस करते थे और फिर उसका स्क्वायर करते थे दूसरी लाइन में, फिर उसका टोटल करते थे और फिर वो जो अमाउंट आता है वो अमाउंट यहाँ पे हम लिख देते थे। ठीक है, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है टोटल रिस्क निकालो, तो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने यहाँ पे बस इनटू कर देना है, फिर डिवाइडेड बाय एन नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होता है, जितना भी है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यही तो होता है। मान लो मैं आपसे पूछ रही हूँ 3 बार कॉइन उछाल लूंगी, मतलब 3 बार कॉइन उछाल रही हूँ, हेड आने की पॉसिबिलिटी बताओ, है ना। तो आप क्या करोगे, ऐसे 1 डिवाइड बाय 3, 3 बार कॉइन उछल रहा है तो 3 बार में एक चांस मिला, ऐसे कुछ करके करते हैं ना प्रोबेबिलिटी। तो 1 डिवाइडेड बाय n टोटल ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, और जितनी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन होती है डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ही लगा देती तो n तो आने की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। इसलिए n नहीं आएगा, यहाँ से p से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर मुझे रिटर्न्स निकालनी है तो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी मुझे नहीं पता आपको क्या लग रहा होगा, मे बी फ्रेंच लग रही होगी थोड़ी बहुत, बट प्लीज बेयर विद मी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फॉर एग्जाम्पल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी आपको कैलकुलेट करनी है पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे। आपको 10 साल की रिटर्न्स दी हुई है, ये रहा रिटर्न्स। तो देखो कैसे करते हैं, ये रिटर्न दी हुई है आपको, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, पहले आप इनका सम करोगे सारे रिटर्न्स का, एंड दैट इज 90। ठीक है, उसके बाद ये जो 90 है इसको टोटल ऑब्जर्वेशन दैट इज 10, इससे डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 9। ये आया आपका मीन रिटर्न। मीन इज आर बार जो हमने लिखा हुआ था। अब आर है आपके पास 10 और मीन है आपके पास 9। 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9, एक सेकेंड, मे बी इट्स रॉन्ग, ओके, 8 माइनस 9 1। अच्छा ठीक है, ये 3 आना था, लेकिन इन्होंने इसका स्क्वायर भी किया हुआ है, तो 3 3 जा 9, इसलिए 9 है यहाँ पे। तो इन्होंने ये एक साथ कर दिए दोनों स्टेप। आप अलग अलग कर सकते हो, आर माइनस आर बार पहले लिख लो, उसके बाद उसको स्क्वायर करके अलग लिख लो। इन्होंने स्क्वायर भी साथ में करा हुआ है, जैसे 10 में से 9 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 12 में से 9 माइनस किया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 8 में से 9 माइनस करो तो -1, लेकिन जब स्क्वायर करूंगी तो वो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 5 में से 9 माइनस किया तो -4, लेकिन जब स्क्वायर करूंगी तो वो 16 प्लस का हो जाएगा। ऐसे मैंने
इसको भी कर लिया और इसका सम कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो 74 है इट इज समेशन ऑफ आर आई माइनस बार आर का होल स्क्वायर। इसका समेशन का ये वैल्यू आ गई मेरे पास। इसकी वैल्यू मेरे पास 74 है। एन मेरे पास कितना है 10, जितनी ऑब्जर्वेशन है। इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा दैट इज 2.72%। मतलब इतना टोटल रिस्क है उस सिक्योरिटी में जिसकी पास रिटर्न ये है। इतना रिस्क मुझे बेयर करना पड़ सकता है, दैट इज टोटल रिस्क। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अ रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन की एक लिमिटेशन मेन ये है कि ये टोटल रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी को मेजर करता है, और जो रिस्क ये मेजर करता है दैट इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर, अगर दो इन्वेस्टमेंट्स हैं मान लो और उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है, देन देयर रिस्क कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है दोनों इन्वेस्टमेंट की। बट अगर हम दो या दो से ज्यादा सिक्योरिटीज जिनकी डिफरेंट एवरेज रिटर्न्स हैं, अगर उसको मैं कंपेयर करना चाहूंगी तो ये नहीं कर पाएगा, फिर हमें वहां पे प्रॉब्लम आएगी। फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज नहीं कर सकते। अगर दो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें से मुझे सेम रिटर्न्स मिल रही है तो मैं उसका रिस्क निकाल सकती हूँ, दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अगर सेम है तो। बट अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दोनों की डिफरेंट है तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन काम नहीं आएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोफिशिएंट, जो इन सच केस वी यूज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क है। इसको हम रिलेटिवली, दोनों सिक्योरिटी में से, रिलेटिवली का मतलब है दो सिक्योरिटी में से रिलेटिवली कौन सी ज्यादा रिस्की है वो हम वहां पे निकाल पाएंगे वेरिएशन से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। वो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन रिटर्न। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन अगर गिवन है क्वेश्चन में, जो कि आपको दिया नहीं जाएगा क्योंकि गणित नहीं करवा रहे आपसे, आपसे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे वो, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के डिवाइड कर देना उसको मीन, सॉरी, मीन रिटर्न, दैट इज जो अभी हमने निकाली ना आर बार, उससे आपने डिवाइड कर देना है। इससे आपका रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क निकल जाएगा। क्लियर? आर बार कैसे निकाला वो बताना है, ठीक है मैं बता देती हूँ अभी। आर बार इज, ये टोटल आर हमें दी हुई है 10 साल की, इनको ऐड करो 90 आ गया। आर बार इज मीन, मीन रिटर्न कितनी है आपकी, एवरेज निकाला है मैंने वो, तो ये मैंने टोटल किया 90 आ गया। इस टोटल को डिवाइड किससे करेंगे मीन निकालने के लिए, जितने आइटम्स हैं, जितनी रिटर्न्स हैं, तो कितनी रिटर्न्स हैं 10। तो मैंने क्या किया, मीन रिटर्न निकालने के लिए 90 डिवाइडेड बाय 10, 10 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 90 इनका सम आया है। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, एक ने 5 रुपए दिए, एक ने 4 दिए, एक ने 10 दिए, एवरेज निकाल दो तीन का, तो आप इनको सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करते हो, दैट इज दैट। तो मीन रिटर्न आपने ऐसे निकाली। ठीक है, क्लियर है सबको? सिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं कल करवाऊंगी, क्योंकि इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अभी टाइम हमारा हो चुका है, इसलिए आई विल हैव टू लीव द क्लास नाउ। आई होप आपको समझ में आया हो, आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो मेरे साथ में। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज ज्वाइन द क्लास टुमारो एज वेल। हम लोगों की 5 क्लासेस हैं, ट्राई करो कि इन 5 क्लासेस में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और बाकी आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन द क्लास, अगर आपके कोई हैं फ्रेंड्स जिनसे आपका कनेक्शन है, क्योंकि हम तो मैसेजेस भेज रहे हैं उसके बाद भी सिर्फ 8 या 9 बच्चे क्लास में बैठे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी आप बोलिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका डाउट भी थोड़ा क्लियर हो सकता है। एंड अगेन मैंने आपको बोला था सेंसेक्स और निफ्टी के लिए, वो मैं भूल गई हूँ आज पूछना क्योंकि मुझे सिलेबस कवर करवाना था, बट आई विल आस्क यू टुमारो, सो प्लीज आप उसको ध्यान में रखना, पढ़ के आना दोबारा से, जो आज पढ़ा है उसको भी एक बार कोशिश करना कि थोड़ा सा देख लो। ठीक है, वो एक बार जो भी पढ़ाया जाता है आपको क्लास में उसको घर पे ही हो वैसे आप जो भी पढ़ाया गया है आपको क्लास में उसको कोशिश करो मेरे पढ़ाने के बाद एक नजर मार लो कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी है। जस्ट इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं लगता है। 5 मिनट में बस देखना है, जो सिस्टमेटिक पढ़ाया है उसमें ये होता है, अनसिस्टमेटिक ये होता है, रिस्क पढ़ाया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पढ़ाया है, ये रिटर्न्स का पढ़ाया है मैम ने। 5 मिनट लगेगी, सिर्फ रिवाइज कर लो उसको और उसके बाद आप एग्जाम तक नहीं भूलोगे, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है,
अगर आपका कोई भी डाउट है, आप मेरे से क्लास में कल पूछ सकते हैं। और मे बी यू ऑल कैन मे बी सी माई आईडी जब भी क्लास आती है। अगर नहीं, आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, तो आई विल गिव यू माई ईमेल आईडी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर देयर ऑल्सो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज अगर वहां पे कोई भी क्वेरीज आपकी आती है। बट उससे पहले जो हमारी क्लासेस हैं, हम उसमें पहले डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, 5 दिनों में आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई क्वेरी आए, यू कैन कम टू अस, यू कैन मीट अस। आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो वी आर ऑलवेज इन द कैंपस एस वेल बिल्डिंग में हम बैठते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट में मैं बैठती हूँ। आप कभी भी आके अपनी क्वेरीज या अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन विजिट अस इन द कैंपस ऑल्सो। ठीक है, होप यू लर्न फ्रॉम इट। और कोशिश करो, जो भी इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट है, इससे डरो नहीं आप। ठीक है, ट्राई कि आपको समझ में आए सारी चीजें। बार बार पूछोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है कि मुझे झेलना, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। एंड योर रिस्पॉन्सेज आर ऑलवेज ऑन पॉइंट, हमेशा आप रिस्पॉन्ड करते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी पढ़ लेना, और नेक्स्ट विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू अमितेश। थैंक यू मोनू। Okay, now I'll be leaving the class. Okay, we'll meet tomorrow. Thank you so much.